बेस्ट नावल्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नया एक नावल लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आएगा। नावल है रूड हीरो बेस्ड, पुलिस हीरो बेस्ड लव स्टोरी नावल। नावल का नाम है सदाए दिल। लिखा है इसे जोनिया सले ने। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आपके साथ मैं कोई ना कोई एक ट्रिक शेयर करता हूँ, टिप शेयर करता हूँ। तो आज की टिप ये है कि आप कैपकट को जो मोबाइल में यूज़ करते हैं उसको आप लैपटॉप या पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपने विंडोज़ 10 पीसी या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को टास्क बार से ओपन करना है। अगर आपके पास टास्क बार में नहीं है तो आप सर्च में जाएं, वहाँ पे लिखें स्टोर, तो आपके सामने आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जैसे आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं वैसे ही आपके पास यहाँ पे भी सर्च दी गई है। आपने यहाँ पे लिखना है कैपकट, और कैपकट लिखने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कैपकट पहले नंबर पे आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं, और जैसी फंक्शनैलिटी आपको मिलती है मोबाइल में वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर सिर्फ वीडियोस को सुनते हैं या पढ़ते हैं और नावल पढ़ते हैं और सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, इससे काफ़ी मदद मिलती है चैनल को मज़ीद आगे बढ़ाने में और ग्रो करने में, और आपके लिए ऐसे नावल्स मज़ीद लाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जो नावल्स पढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। नावल को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इसकी आंख फजर के वक्त ही खुली थी। वो जल्दी से उठती, नमाज की तैयारी करने लगी। ये इसकी आदत ही थी कि फजर के वक्त इसकी आंख खुल जाती थी हमेशा की तरह। नमाज से फारिग होते ही कुछ देर कुरान की तिलावत के बाद वो अपने कमरे की खिड़की में आकड़ी हुई। अभी पूरी तरह सुबह का उजाला नहीं फैला था। हवा में खनकी थी जो इसको चेहरे पर पड़ती बहुत भली महसूस हो रही थी। फजर के बाद का ये वक्त इसे बहुत पसंद था। चारों ओर नजरें दौड़ाती वो सामने देखकर चौंकी। इसके घर के सामने ही बने इस बड़े से बंगले के आगे इस वक्त एक कार और एक जीप खड़ी थी, और एक बड़ा सा ट्रक भी जिसमें से कुछ मर्द सामान निकाल कर अंदर ले जा रहे थे। पास ही दो मर्द जो हुलिये से काफ़ी अमीर और अच्छे घर से लग रहे थे इनको हिदायत भी दे रहे थे। लगता है नए लोग शिफ्ट हुए हैं, वो अंदाज़ा लगाती खुद से हम कलाम थी, जब अचानक इन दो मर्दों में से एक ही जो लेदर की ब्लैक जैकेट और जीन्स पहने हुए था यहाँ वहाँ देखते गैर इरादतन इसकी खिड़की की और इस पर नज़र पड़ी तो एक सेकंड की हैरानगी के बाद नागवारी ने जगह ली तो वो फ़ौरन से शर्मिंदा होती पीछे हुई। हाय, क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि कैसी लड़की है। आंखें फाड़े देख रही थी। अपने सर पर थप्पड़ मारती वो बिला इरादा एक बार फिर आगे हुई तो अब इन दोनों में से कोई नहीं था वहाँ। लगता अंदर चले गए। खुद को एक बार फिर कोसती वो अपने कमरे से बाहर निकली। अब इसकी माँ इसको पुकार रही थी। यार, सारी शिफ्टिंग हो चुकी है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? और अगर रह भी गई है तो देख लें। मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है। मेरी बीवी में मुझ पर शक करे इससे पहले निकलता हूँ। सैफ जो इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था इससे बोला। अरे तू कुछ देर रुक तो सही। मेरी वजह से सुबह सुबह मेरे साथ भागा है और अब बगैर नाश्ता किए जा रहा है। रुक तो, मैं बस अभी नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगी भाभी। वो फौरन से इसकी गर्दन अपने शिकंजे में लेता बोला, मानो कहीं भाग ही ना जाए। तो सैफ लाचारी सी शक्ल बनाकर इल्तिजा करने लगा, फिर कभी सही, मैं कल आऊँगा ना यार, वो मिन्नत करते बोला। तो सफ़ीर इस पर तरस खाता खफगी से पीछे हटा। तुम्हें ना मैं कल आकर देखूंगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ तुझे मनाने तुम्हें ना मैं कल आकर मनाऊंगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ। तुझे मनाने बैठा तो घर वाली से जाऊंगा। वो जल्दी में इसके गाल पर बोसा देता भागा कि सफ़ीर को इस चीज़ से चिढ़ थी, और वही हुआ। वो इसे पकड़ने को आगे भागा बढ़ा लेकिन वो वहां से पहले ही निकल चुका था।
तो वो भी मुस्कुराकर सर झटकता अपने बेडरूम में चला गया। अभी इसे अपना रूम भी सेट करना था। वो सीढ़ियों से उतरती लाउंज में आई तो देखा अम्मा तस्बीह करते हुए अंदर आ रही थी। वो सुबह नमाज के बाद पोर्च के साथ बनाए गए छोटे से लॉन में चहलकदमी करने की आदी थी, इसलिए वहीं से अंदर आ रही थी। अम्मी, फाइक उठ गया क्या? किचन का रुख करती साथ इनसे मुखातिब थी। हाँ, तुम्हें पता तो है वो सुबह की नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ता, आता ही होगा। तुम इसके लिए जूस बना लो, नहीं तो आते ही शोर मचाना शुरू कर देगा। जी बस वही बना रही हूँ, वो बोलते हुए किचन की तरफ चल दी। आपी, आपी, जल्दी करें, मेरा जूस दे, मुझे तैयार भी होना है। आप तो छुट्टी पर हैं, पर मुझे देर हो रही है कॉलेज से। वो अम्मी की तवक्को के मुताबिक आते ही जल्दी जल्दी का शोर मचाना शुरू हो गया था। बन गया है मेरे भाई, कभी तो सुकून से सांस ले लिया करो। पता है वक्त से पहले तैयार हो जाते हो, फिर भी बस शोर करना। तुम छोटे बच्चों की तरह वो आंखें घुमाकर बोली। हाँ, तो मेरी वजह से ही तो सुबह सुबह इस घर में रौनक होती है। वो नाक चढ़ाकर बोला। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई, वो मोहब्बत से अपने छोटे भाई का माथा चूमते हुए बोली। तो वो खुशी और जोश से इसके साथ लग गया, जिसकी जहानत से चमकती आंखें किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जो कर सकती थी। मिसेस मिर्जा इन दोनों की मोहब्बत के मुजाहरे पर मुस्कुराकर रह गई। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे मार्केट जाना है, तुम्हें भी कॉलेज छोड़ दूंगी। वो इस बात में सर हिलाता अपना जूस खत्म करके करता तैयार होने चल दिया। फाइक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और इसके आखिरी साल में। रीबा फाइक के आने से पहले ही कार बाहर निकाल चुकी थी और इसका इंतजार कर रही थी कि सामने वही आदमी घर से निकलता नजर आया। तो वो फौरन से कार से निकलती अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर इसके सामने जा खड़ी हुई। सफ़ीर को अपने ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तभी उजलत भरे अंदाज में वो अपनी जीप के पास आया कि वही सुबह खड़की वाली लड़की इसके सामने आ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने आपको परेशान किया, मैं बस पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ आज ही शिफ्ट हुए हैं क्या? वो आज सुबह ही मेरी नज़र आप पर लोगों पर पड़ी, अपनी तरफ से इसका शक दूर करने की कोशिश की, कहीं ऐसी वैसी लड़की ना समझे। जी हाँ, मुख्तसर सा ठंडे सा लहजे में संजीदगी से जवाब देता वो बगैर कोई दूसरी निगाह इस पर डाले अपनी जीप में बैठता वहां से निकल गया। रीबा हक्का बक्का रह गई इसके एटीट्यूड पर। कितना सड़ू किस्म का बंदा है। अगर मैंने पूछ ही लिया तो क्या हुआ, हम साय समझ कर ही पूछा था। वो बुरे बुरे मुंह बनाती अपनी कार में आकर बैठी और फाइक के आते ही वो भी वहां से निकली। सफ़ीर पुत्र, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया है? खुद तो ऑफिस चला जाता है और मैं यहाँ इस घर में अकेली क्या करूँगी? हाँ। सफ़ेद कॉटन के इस कुर्ते कड़कते सूट में सर पर हल्के आसमानी रंग की शाल लिए वो सुर्ख सफ़ेद औरत लगभग 60 साल की थी, जो इस वक्त मुंह फुलाई से शिकवे करने में लगी थी। वो बेबे को आज ऑफिस से वापसी दोपहर में ही ले आया था और फिर वापस किसी काम से निकल गया था। अब शाम के 8 बज रहे थे जब वो आया तो हाथों में काफ़ी सामान था जो शायद खाने का था। अरे बेबे, क्या हुआ है यार? मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता और आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं। इसलिए वापस जाने के बारे में तो भूल जाएं। वो सामान किचन में ले जाते साथ इनसे बोला तो वो सर पकड़ कर रह गई। लो सुन लो, ये क्या बात हुई? देखो वहां सब मेरे वाकफकार हैं, 25 सालों से वहां रह रही थी, दिल भी लगा रहता था मुझ बुढ़िया का। अब तू मुझे उठा के ले आया है यहाँ इस वीराने में। कौन सी दुश्मनी निकाली है वे सफ़ीर तूने? वो रूहांसी होती बोली तो सफ़ीर को न चाहते हुए भी हंसी आ गई इनका दुखड़ा सुनकर। अरे बेबे, कहाँ से आपको ये वीरान लगता है? आसपास इतने घर हैं, लोग रहते हैं, आपकी यहाँ भी सबसे वाकफियत हो जाएगी। वो इनके सारे एतराज रद्द करते बोला तो वो मुंह फुलाकर बैठ गई। मतलब ये अब तो पक्का ये इनको यहाँ से जाने देने वाला नहीं था। और आप जानती हैं बेबे, मैं अब इस घर में मर कर भी नहीं जाऊंगा। वो संजीदगी से बोल रहा इनको अपने हाथ से चावल खिलाने लगा तो वो भी इसके मूड को देखती बात बदल गई। अच्छा ये बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं? अब मैं इस घर में सारा दिन बंद भी तो नहीं रह सकती और ना ही मेरा दिल लगता है अकेले। वो उदासी से बोली तो इसको वो अचानक सुबह वाली लड़की याद आई जो बगैर जान पहचान के गैर मर्द के पास ऐसे आई जैसे बड़ी वाकफियत हो। तो वो सर झटक कर रह गया। लड़कियों के नज़दीक होने से इसको सख्त नफरत थी और इसके पीछे भी एक वजह थी। बेबे, यहाँ के लोग बहुत आज़ाद ख्याल हैं। अब आगे आप खुद ही पता कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी दिन ही कितने हुए हैं मुझे आए हुए को। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लूंगी। और अब मैं खाना खा चुकी है, खाना आराम करूंगी, तुम चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। तो वो सर हिलाकर किचन में आया और फिजो को चाय का बोलकर खुद भी अपने रूम में चला आया। आज इसका इरादा पौधों की काट छांट का था, इसलिए वो अब काफ़ी देर से इसी में लगी थी कि शाम के 4 बज चुके थे। वो अपना काम मुकम्मल करती उठकर अपना हाथ मुंह धोने चल दी कि अब इसका वक्त पार्क में चहलकदमी करने का था। कुछ ही देर में वो गेट से बाहर निकली। रुख के नज़दीक ही बने पार्क की तरफ था, लेकिन आज इसी घर के सामने एक क्यूट सी बुजुर्ग औरत को गेट गेट से बाहर निकलते देखा तो वो ना चाहते हुए भी इनकी तरफ चली गई।
अपनी नरम और घुल मिल जाने वाली आदत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं? इनकी तरफ इश्तियाक से देखती बोली। वालेकुम सलाम। वो हैरान होती इससे बोली, जो जीन्स के साथ शॉर्ट फ्रॉक पहने, बालों की पोनी टेल बनाए, वो नाजुक सी साफ शफाफ रंगत की खूबसूरत लड़की इनको 20 साल के लगभग लगी। लेकिन फिर एक जवान लड़की को यूं खुद से मुखातिब होता देख, जो आजकल के ज़माने में बहुत कम लड़कियां होती हैं, इससे तीखे लहजे में बोली, मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम कौन हो? वो आंखों को उसकेड़े इससे बोली, आखिर थी भी तो सफ़ीर की बेबे। मैं सामने वाले घर में रहती हूँ माँ जी, वो गड़बड़ा कर इनको वजाहत देती बोली। ओ, तो तुम ये सामने बने घर में रहती हो? अच्छा, मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ तो सोचा थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूँ। सुबह से घर बैठी बोर हो रही थी। वो मासूमियत से बोली तो रीबा को वो मजीद क्यूट लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आ जाए मेरे घर। वो इनका हाथ थामती इनको साथ लिए अपने घर ले आई। वो भी खुशी खुशी चल पड़ी। और रीबा को हंसी तो आई कि अभी लड़ाका औरत की तरह कैसे सवाल कर रही थी। रीबा को घर में किसी बुजुर्ग औरत के साथ दाखिल होता देख मिर्जा बेगम हैरान हुई। अम्मी, मैंने आपको बताया था ना सामने घर में लोग शिफ्ट हुए हैं। ये अम्मा जी वहीं रहती हैं। बाहर निकली थी कि किसी से जान पहचान बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने साथ ले आई। और माँ जी ये मेरी अम्मी है, मिसेस मिर्जा। वो इन दोनों को बैक वक्त मुखातिब करती बोली और लान में रखी चार कुर्सियों में से एक पर इनको बिठाती बोली, तो वो सर हिलाती इनके पास बैठी, जबकि रीबा खुद किचन में चल पड़ी इनके लिए कुछ लाने को। कुछ देर बाद जब वो चाय के लवाजमात उठाए लान में आई, तो वो दोनों ख्वातीन जोरों शोर से बातें करने में मसरूफ थी, जैसे पता नहीं कितनी जान पहचान हो इनकी। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो रीबा को देखकर मिर्जा बेगम से बोली। अम्मा जी, मेरे दो ही बच्चे हैं, एक ये रीबा और दूसरा मेरा बेटा फाइक, जो इस वक्त ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है। अच्छा अच्छा, वैसा वैसे मिर्जे, ये तेरी बेटी नहीं पढ़ती क्या? हैं मिर्जे? रीबा अपनी माँ को मिर्जे बोले जाने पर पहले हैरान हुई, फिर एकदम हंसी तो हंसती चली गई। अम्मा जी, मेरा नाम जन्नत है, जन्नत मिर्जा। मिर्जे नहीं, मेरे शोहर का नाम मिर्जा है। मिसेस मिर्जा बेगम रोहानसी होती इनसे बोली। लो, तो फिर क्या हुआ? अगर मैंने मिर्जा ही बोल दिया तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली। जी अम्मा जी, जो आपको ठीक लगे बोल लीजिएगा, मिर्जा बेगम गहरा सांस भरकर बोली। रीबा दिलचस्पी से इनकी गुफ्तगू सुनती मजा ले रही थी। इसकी ये माँ जी इसको ये माँ जी बहुत अच्छी लगी थी। शाम के 7 बज चुके थे जब सफ़ीर घर में दाखिल हुआ। वो अपनी बेबे को ढूंढता हुआ इनके कमरे में आया, लेकिन इनको इसको बेबे कहीं नजर नहीं ना आई, तो वो फीजो से पूछने चल पड़ा। फीजो, बेबे नजर नहीं आ रही, कहाँ है? साहब जी शाम को बाहर निकली थी कि कह रही थी कि सामने पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, बस इतना ही बताया। उन्होंने अभी तक वहां से आई नहीं है। वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था, फौरन से सब छोड़ता इसके पास आया। क्या? अभी तक वहां से नहीं आई? वो जितना हैरान होता कम था। फीजो, किसी दिन तुमने मुझसे बहुत मार खानी है। बेबे अभी तक नहीं आई वहां से, तो तुम ही पूछ आते तुम्हें मैं किस लिए इस घर में लाया हूँ। वो इस पर बुरी तरह बरहम होता बोला। फिर घर से निकला कि ताकि वहां जाकर बेबे को ला सके। अच्छा दादो, फिर क्या हुआ? फाइक इश्तियाक से पूछता, मुकम्मल इनकी तरफ मुतवज्जो था। रीबा भी इर्द गिर्द कुशन बिखेरे इन पर लेटी ध्यान से इनकी बात सुन रही थी। और माँ जी को और क्या चाहिए था? मुकम्मल तवज्जो और इतनी अहमियत मिलने से वो खुश होती, पर वो जोशो खरोश से अपना कोई किस्सा सुनाने में लगी हुई थी। अरे फिर क्या होना था? मैंने भी एक ही दो सुना डाली इस मीसनी को, इसे भी तो पता चलना चाहिए था ना कि सकीना रहमान भी किसी से कम नहीं। वो तराकर बोली तो फायक और रीबा मुस्कुरा दिए। दरवाजे की बेल बजने पर मिसेस मिर्जा बेगम बाहर निकली तो दरवाजे पर कोई 28 साल के लगभग नौजवान को खड़ा देख हैरान हुई। जी बेटा, किससे मिलना है आपको? इनके सामने आ जाने से एक बार तो वो झिझक गया। वो आंटी, मेरी बेबे यहाँ आई है क्या? बेबे? कौन बेबे बेटा? मेरा मतलब दादी, मेरी दादी। क्या वो यहाँ आई हैं? ओह अच्छा अच्छा, अम्मा सकीना बाजी की बात कर रहे हैं हो? हाँ, वो अंदर ही हैं। आओ ना बेटा, अंदर तो आओ। मुझे मालूम नहीं था वो तुम्हारी दादी हैं, वो माजरत करती बोली। अरे नहीं नहीं आंटी जी, बस मैं यही ठीक हूँ। आप प्लीज़ इनको बुला दें, उन्होंने अपनी मेडिसिन भी लेनी है, वक्त बहुत हो चुका है। वो संजीदगी से बोला तो मिसेस मिर्ज़ा भी बगैर इसको फोर्स के अंदर चल दी। अम्मा जी, बाहर आपका पोता आया है। वो जो इनसे बातों में मसरूफ थी, इनकी बात सुनते धक से रह गई। अरे मर गए भाई, मैं तो गई। वो फौरन से जल्दी जल्दी का शोर मचाते उठी, फिर इनसे उठाना गया तो फाइक और रीबा ने जल्दी से पास आकर इनको हाथों से पकड़ कर उठाया। क्या हुआ दादो? आप तो यूं डर गई जैसे छोटी बच्ची अपनी अम्मी के आ जाने से डर जाती है। फाइक हंसते हुए बोला। अरे तुम्हें क्या बताओ, मेरी माँ से कभी कम भी नहीं, मेरी माँ ही बना रहता है। जरा जो इधर उधर हो जाऊं। वो गेट से बाहर निकली तो सफीर इनको खफगी से घूरने लगा और बगैर कुछ बोले किसी से भी इन्हें लिए चल दिया। फाइक और रीबा को इसका इन दोनों को इग्नोर किया जाना बुरा तो लगा, और मिसेस मिर्जा को भी, लेकिन वो क्या कर सकते थे। तब ही चुपचाप अंदर आ गए। घर में दाखिल होते सफ़ीर इनसे कुछ ना बोला। फिजू के खाना टेबल पर लगाने तक भी वो कुछ ना बोला, चुपचाप खाना खाने लगा। वो इसको चुपचाप खाना खाते हुए देख रही थी। खाना क्यों नहीं खा रही?
वो मैं पहले ही खा चुकी हूँ। सच में इस फिजू के फीके खाने मुझसे नहीं खाए जाते। वैसे क्या खाना बनाती है वो रीबा के, बंदा बस उंगलियां चाटता रह जाए। वो मजे से बोली। वो अपना नवाला मुंह में डाल ले, शौक से इन्हें देखे गया। दिल में ख्याल आया कि मेरी नाराजगी की वजह से ही नहीं खा रही, तो दिल थोड़ा खुश हुआ कि मेरी नाराजगी की फिक्र है। लेकिन इनका जवाब सुनते ही सारी खुशफहमी हवा बन के उड़ गई। क्या मतलब फीजू फीके खाने बनाता है? वो बरहम हुआ। वो सारी फीके खाने मैं ही इसे कहता हूँ, और देखें वही सब मैं भी खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको परहेजी खाना खाने का कहा और आपने मेरे ख्याल पर पानी फेर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपकी तबीयत मुश्किल से संभली थी। वो अपना खाना वही छोड़ कमरे में चला गया, तो वो इसे बुलाती रहेगी। अब क्या करूं, ये तो नाराज हो गया। अब बदले में मुझे कहीं जाने भी नहीं देगा। वो मुंह बसोरते बोली। बस जेलस होता रहता है मेरी बेबे, बस मेरे तक महदूद रहे और कोई ना हो बस। वो तासुब से सर हिलाकर रह गई। कितना बदलिहाज बेटा है इनका। खुद वो इतनी स्वीट सी हैं और बेटा फाइक बस भी कर दो। अब कब से कोसने दे रहे हो इसे, जैसे तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हो। रीबा इसके बार बार एक ही बात दोहराने पर तंग आकर बोली। अभी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करूं? देखा नहीं कैसे दादू को कैसे घूल रहा था। मुझे तो लगता जरूर इनका रवैया भी दादू के साथ ठीक नहीं होगा। क्या हम इन्हें अपने पास ले आए? आप ही लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फाइक कैसी बातें कर रहे हो? हम इन्हें यहाँ कैसे ले आए? इनका अपना घर है। रीबाई से डिबटते हुए बोली, तो वो खफकी से वहां से उठकर चला गया। लो, अब इसका मुंह बना रहेगा पूरा हफ्ता। तुम्हें पता तो है इसे आज तक ऐसी उनसीयत कभी किसी से नहीं हुई। तुम्हारी अपनी दादी से कभी ऐसा रिश्ता ना बन पाया। वो बना सकी? ऐसा रिश्ता बन नहीं सका ना। वो बना सकी, और नानों को तुम लोगों ने देखा नहीं, तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनसे उनसीयत हो जाती है। फायक के भी वही ऐसा साथ है। इसने कभी ये रिश्ते नहीं देखे और ना इन्हें महसूस किया कभी, इसलिए वो ये ज्यादा महसूस कर रहा है। तुम अब इसे डांटने की बजाय इसे समझाना, वो समझ जाएगा। जन्नत बेगम इससे बोलती अपने कमरे में चली गई। रिगबान की बात सुनती गुमसुम होकर रह गई। माजी की बेरहम यादें ताज़ा हुई तो आंखें भी खुद ब खुद नम होती गई। इसे मालूम था इसकी माँ भी अब कमरे अकेली बैठी इन सबसे छुपकर अपना काम गलत कर रही होगी, और वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिजू सफ़ीर चला गया अपने काम पर? नहीं बेबे, वो अपने कमरे में है, अभी तक नीचे नहीं आए। हाय अल्लाह, ये अभी तक मुंह बनाकर कमरे में बंद है। वो अपना माथा पीट कर रह गई। वे सफ़ीर बाहर निकल, क्या छोटे बच्चों की तरह नाराज होकर बैठा है? अब इस उम्र में तो मुझे क्या चाहता है? मैं तेरे पीछे पीछे भागूं? वे मेरी उम्र का लिहाज ही कर ले कुछ। वह इसके कमरे के सामने हाँफती हुई आते बोली। सीढ़ी चढ़कर इनका सांस फूल चुका था। वो इनकी आवाज़ सुनता फौरन से बाहर आया। क्या बेबे, आप क्यों ऊपर आई? अब देखें क्या हालत हो रही है। कोई ने अपने कमरे में लाता बेड पर बिठाकर खफकी से बोला। तो और क्या करूं? अब तो मुंह बनाकर बैठा अपने कमरे में। कल से बंद है ना, ही नाश्ते के लिए आया नीचे। वो इसे घूर कर बोली। अरे आज इतवार है बेबे, मेरा ज्यादा लेट नाश्ते का था, और आज सैफ ने आना था, बस इसी का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ खाना खाऊंगा। अच्छा चल फिर, मैं भी तभी खा लूंगी। क्या मतलब, अभी तक आपने किया नहीं नाश्ता? कहाँ, तेरा इंतजार कर रही थी। वो इसे जताते हुए बोली। तो वो तासुब से सर हिलाकर रह गया। बेबे, आपका कुछ नहीं हो सकता। चले नाश्ता करें, फिर दवाई भी लेनी है आपने। ले लूंगी वो भी। अब वक्त ही क्या रह गया है, मैं भी तुम लोगों के साथ करूंगी। फिलहाल तो चलो तैयारी करो, सेफ बेटा आता ही होगा। जी वो तो ठीक है, मगर आपको शायद कोई बात करनी थी। वो इन्हें जताते हुए बोला। कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं, क्या बात करनी थी तूने? और वो जानकर भी अनजान बन गई कि कल रात की बात को छेड़ना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। इसीलिए वो बात को टाल गई, नहीं तो वो इनका वहां जाना भी बंद कर देता। लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स और बीवी के मामले में जेलसी दिखाते हैं, और ये अपनी बेवे को लेकर जेलस होता है। वो ये सोचकर ही कुड़ गई। दुनिया से अनोखा इनका पोता था बेबे। अभी वो बात करता कि फैजू ने इसे सैफ के आने की इत्तला दी, तो वो फिर बात करने का सोचता। इन्हें लेकर कमरे से निकला। शाम के 6 बज रहे थे और इस वक्त सफ़ीर ज़रूरी काम से सैफ के साथ ही निकला था। सैफ के काफ़ी देर तक यहाँ रहने पर और कुछ आज सफ़ीर के घर होने पर इनको भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका था। तब भी वो इस वक्त बोर होती टीवी पर कुछ ड्रामा देख रही थी। दरवाजे की बेल बजने पर फीजू भागकर दरवाज़ा खोलने गया था। वो भी तजस्सुस में। इसके पीछे ही सफ़ीर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अपने पास घर की चाबी रखता था, और इसे गए हुए को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। कौन है फीजू? हम हैं दादो। फाइक और रिबा दोनों एक साथ चेखते हुए बोले। इनको इनकी आवाज़ सुनकर वो खुशी और जोश जोश से इनके पास गई। अच्छा क्या किया कि तुम दोनों यहाँ आ गए, नहीं तो मैं बहुत बोर हो रही थी। तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई दादो? आपने कहा था आप आएंगी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। फिर ही अब जाकर आप ही और आपने खुद आपके पास और मैंने खुद आपके पास आने का फैसला किया। फाइक इनके पास बैठते हुए जोश से बताने लगा, तो वो भी इतनी अहमियत पर जी जान से खुश हुई। क्या तुम लोग सच में मुझे याद कर रहे थे? तो और क्या, हम तो कल आपके जाने के बाद से ही इतना मिस करने लगे आपको। रीबा भी दोनों पाँव ऊपर सोफे पर रखती और पास पड़े कुशन को अपनी गोद में रखती बोली। अरे क्या बताऊं, बस वो सफ़ीर का दोस्त आ गया था आज, तो बस इसी वजह से नहीं निकल सकी।
मैं वो मुंह के जाविये बिगाड़ती बोली, खैर तुम लोग बताओ क्या खाना पसंद करोगे? नहीं दादो, हम लोग खाना खा चुके हैं, बस आपसे मिलने आए थे। फाइकिन का हाथ पकड़ता मुस्कुरा कर बोला, लो भला, ये क्या बात हुई? अब तुम लोग पहली बार आए हो और कुछ खाओगे भी नहीं? रुको जरा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, वो इनसे खफगी से बोली। फिजू को पुकारने लगी और इसे इनके लिए कुछ खिलाने को कहा। सफीर साहब के साथ किसी काम से निकला था, अब इसे इसके घर छोड़कर जल्दी जल्दी के चक्कर में भी इसे आते हुए देर हो चुकी थी और इसे मालूम था बेबे इसके इंतजार में बैठी होंगी। लेकिन ये खुशफहमी भी धरी की धरी रह गई। जब वो घर में दाखिल होता, लाउंज में पहुंचा, तो वहां अलग ही महफिल जमी हुई थी, जिससे इसका मूड गारत हुआ था। बेबे बहुत ही मजे से हाथ में हलवे की कटोरी पकड़े सोफे पर बैठी खा रही थी। करीब ही रखी मेज पर अनवाओं के शाम की खाने की चीजें पड़ी थी और साथ में दो अफराद, एक तो वही बिलावल जफरी होने वाली लड़की और साथ में एक टीनेज लड़का भी था जो शायद इसका भाई था। सभी खाने से इंसाफ करते बातों में मसरूफ थे, ऐसे जैसे कोई दावत चल रही हो। और इसके गुस्से में जिस चीज ने इजाफा किया वो था बेबे के हाथ में हलवे की कटोरी। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो गुस्से में दनदनाते हुए इनके पास आए तो बेबे जो अपनी मौज में बैठी हलवे खाते हुए मजे से इन दोनों को कोई किस्सा सुना रही थी। सफीर को सामने आते देख इनका मुंह को जाता चमच हवा में मुअल्लक रह गया। रंगत इसे देखकर सफेद पड़ गई। बमुश्किल हलवे का नवाला हलक में उतारती उन्होंने बेबसी से हलवे से भरी कटोरी को देखा, फिर सफीर को। फाइक और रीबा भी जो मजे से बैठे थे इसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा गए। अरे सफीर, तुम इतनी जल्दी आ गए? हड़बड़ाते हुए बेबे के मुंह में जो आया बोल दिया। बेबे, वक्त देखा है आपने? मुझे आज आते हुए लेट हो गई थी। वो इनकी बात सुनता दांत पीस कर बोला। इन लोगों के सामने बेबे की एक किस्म मजीद खोल के, और ये आपके खा रही हैं। डॉक्टर ने आपको मीठे मीठे से मना किया है ना, तो फिर ये क्या है? और मैंने फिजू को सख्ती से मना किया था कि हर सब हमारे घर नहीं बनेगा, तो ये क्यों बनाया इससे? इसने एक तो ये आज मुझसे बहुत मार खाएगा, वो गुस्से से बोलता फिजू को बुलाने लगा। ऐसे में फाइक और ईबा को इसने मुकम्मल इग्नोर किया, जिससे वो बेइज्जती महसूस करते बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। एक मिनट, इसमें फिजू की कोई गलती नहीं है, वो मैंने ही ये हलवा बनाया था, प्लीज आप इसे कुछ मत कहिए। इससे पहले कि वो फिजू की कुछ बोलता, रीबा फौरन बीच में आती बोली। इसको बीच में मुदाखलत करते देखकर बेबे अपना सर पीट कर रह गई। वो सर तासरात लिए इसकी तरफ मुड़ा। ओह, तो ये आपने बनाया है? पूछ सकता हूँ किस खुशी में? जानती हैं आप, इनको मीठे से सख्ती से मना है और पिछले एक महीने से मैंने इनका कैसे ख्याल रखा है वो मैं जानता हूँ। आपको क्या जरूरत थी सती सावित्री बनने की? आपने मेरे घर में मुदाखलत ही क्यों की? और एक बात और, आप यहाँ इतनी देर तक क्या कर रही हैं? वक्त देखा है आपने? आपके घर में लड़कियों की इतनी देर तक रात बाहर रहने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मगर मुझे मेरे घर में किसी अनजान लड़की के कितनी देर तक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उंगली उठाकर वार करने वाले अंदाज में बोला। इतनी बातें सुनने के बाद रीबा की आंखें नम होने लगी। किसी के आगे कभी आंसू ना बहाने वाली कि इसके सामने आंखें नम होने लगी तो वो जल्दी से सर झुका गई, मुबादा इसकी आंखों में मौजूद नमी को देख लें। इसकी बातें सुनते फाइक की भी बस हुई थी। एक मिनट भाई, पहले तो जरा तमीज सीखिए, किसी से तो छोड़ो, अपने बड़ों से बात कैसे की जाती है, और आपको सीख लेना चाहिए कि किसी घर आए मेहमान से बात कैसे की जाती है। तमीज तो आपको बिल्कुल भी नहीं किसी लड़की से बात करने की भी। दूसरी बात, हम यहाँ दादों से मिलने आए थे, तो ये मामला इनके और हमारे बीच का है, आपको बीच में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो इसके कंधे तक आता था, फिर भी आंख उठाकर बात करता, कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा था। खबरदार जो आप मेरी आपी से इस अंदाज में दोबारा बात की। बगैर पलके झपकाए वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से घूरता इससे बोला। दो कदम चलकर वो बेबे की जानिब आया और इनके दोनों हाथों को पकड़ा। वो बदले में शर्मिंदगी और दुख से इससे नजरें भी नहीं मिला हो रही थी। दादो, मैं आपका कल इंतजार करूंगा, आप आएंगी ना? वो इनसे मुस्कुरा कर बोला। तो वो हैरत से सर उठाकर इसे देखने लगी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट से सर हाँ में हिला गई। चलो आप ही, हम यहाँ नहीं आएंगे, वो रीबा से बोला। लेकिन देख सफीर को रहा था, जो तब तब से चुप साकिर खड़ा इस छोटे लड़के को देख रहा था, जो 2 मिनट में इसकी बोलती बंद कर चुका था। वो फौरन से वहां से निकल गए तो बेबे भी खुशी से इससे बगैर कोई बात किए अपने कमरे में चली गई। सफीर लब बेच कर इन्हें खामोशी से अपने कमरे में जाता देखता रहा। इसकी हिम्मत नहीं हुई इनके पीछे इनके कमरे में जाने की। इनसे सुबह बात करने की सोचता वो थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। और इन कुछ दिनों में सफ़ीर को बेबे की खामोशी ने बेबसी और जिच होकर सर पीटने पर मजबूर कर दिया था। वो जो क्या क्या ना सोचकर यहाँ शिफ्ट हुआ था, अब एक हफ्ते में ही अपने पड़ोसियों से जिच हो चुका था, जो इसकी बेबे को इसके खिलाफ ही कर चुके थे। वो इसे किसी सूरत माफ़ करने को तैयार न थी, और तो और इसे यहाँ से वापस जाने की धमकी भी दे चुकी थी, जिससे मजबूर होकर वो आज इनके गेट के सामने न चाहते हुए भी खड़ा था। बेल बजाने पर कुछ ही देर बाद गेट खोला तो सामने रीबा ही थी, और हैरान और साकित तो रीबा भी रह गई थी इसे अपने गेट पर देखकर। फिर कुछ सोचकर खफगी से बोली, दादो यहाँ नहीं आई हैं। बोलते ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो फौरन इसे रोक गया। नहीं, मैं बेबे का नहीं पूछने आया। तो वो मैं इस दिन के लिए माफ़ी मांगने आया था। वो इसे देखने की बजाय इर्द गिर्द देखते इससे बोला, तो आपको याद भी एक हफ्ते बाद आया है? वो तंजिया अंदाज में बोली।
इसका तन सुनता वो सख्ती से जबड़े भेज गया। देखो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था, मांग चुका हूँ। बेबे मुझसे तब से बात नहीं कर रही, और वो मेरे लिए क्या मुकाम रखती हैं शायद तुम कभी ना जान पाओ। तो प्लीज तुम और वो अपने भाई को अपने साथ घर लेकर आना और आकर इनसे मिलना, अगर फिर से इसी तरह घर लाकर बेइज्जत करना। प्लीज मैं माफी मांग चुका हूँ, मजीद ऐसा मत बोलो। वो इसकी बात बीच में ही काटता जिद होकर बोला, तो वो भी मजीद इसे तंग करने का इरादा तर्क करती मान गई। इसका इकरार सुनना था कि मजीद इससे बात किए या इसकी सुने, वो वहां से चला आया और वो मजीद इस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता था। ये सब भी वो अपनी बेबे के लिए कड़वा घूंट भरने में मजबूर हुआ था। सारे अहलकारों को हिदायत देते वो भी आगे बढ़ी। आज रात 12 बजे ही इन्हें यहाँ रेड का ऑर्डर मिला था। मंशियात की स्मगलिंग का काम यहीं से हो रहा था। काफी देर से सबूत इकट्ठे करने के बाद ही वो ये सब कर पाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि ये रेड किसी आम शख्स पर नहीं बल्कि इस शहर के मशहूर सियासी शख्सियत के फार्म हाउस पर डाली गई थी। इस सारे मिशन को वही लीड कर रही थी। ऐसे में वो इसके साथ ही अपनी जी जान की बाजी लगा रहे थे। आज इतने महीनों की मेहनत के बाद वो किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहती थी। अंदर 25 के लगभग लोग थे, हथियारों से लेस। बहुत से लोग पकड़े जा चुके थे और ढेरों सारी मंशियात भी वो अपनी तहवील में ले चुके थे। मगर कुछ लोग घुटने टेके मगर कुछ लोग घुटने टेकने पर राजी नहीं हो रहे थे। करीब 2 घंटे की खान तोड़ कोशिश के बाद वो सब पर काबू पाने पर कामयाब हुए। इस बीच वो अपना बाजू भी जख्मी कर चुकी थी। गोली इसके बाजू को छूकर गुजरी, जिससे बचत हो गई। लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने जख्मी बाजू से लापरवाह थी। मैम, आपका काफी खून बह चुका है, प्लीज पहले अस्पताल चलें, फिर आपको वापस थाने भी चलना है। गुलाम खान से जब रहा नहीं गया तो फौरन फिक्रमंदी से बोला, हाँ ठीक है चलो। और सुनो, मेरे घर से फोन आए तो बोलना मीटिंग में हूँ, और मेरे जख्मी होने के बारे में तो बिल्कुल मत बताना। वो वार्न करने के अंदाज में बोली। जी ठीक। वो फौरन खफगी से आंखें घुमाकर बोला। तो वो सर झटक कर जीप में बैठी तो गुलाम खान भी ड्राइविंग सीट पर आया। अस्पताल से बैंडेज करवाते ही से 2 बज चुके थे। सब काम से फारिग होती वो घर के लिए निकली। फौरन घर के लिए निकली। अपना खराब यूनिफॉर्म वो पहले ही चेंज कर चुकी थी, क्योंकि जन्नत बेगम को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो गेट के पास पहुंचते ही किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर वो कार से निकलती, गेट खोलकर कार अंदर पार्क की। दूसरी तरफ सफ़ीर अपने ऑफिस के काम की वजह से अब फारिग हुआ था और सोने का इरादा रखता था। सब सामान समेटते हुए खिड़की की तरफ आए जो खुली हुई थी। इसे बंद करते इसकी नज़र रीबा पर पड़ी, जो रात के इस वक्त घर आई थी। इसका रात की इतनी देर तक घर से बाहर रहने से बहुत नागवार गुजरा है। यकलक बहुत से मनफी ख्यालात इसके जहन में उभरे थे। फिर वो सर झटक कर खिड़की बंद करता अपने बेड की तरफ बढ़ गया। रीबा जैसे ही लाउंज में आई तो जन्नत बेगम को जागते पाकर वो गहरा सांस भरकर रह गई। आप अभी तक जाग रही हैं? आपको पता तो है मेरी नौकरी ऐसी है। वो थकावट और दर्द से चूर खुद को नॉर्मल करती इनसे बोली। हाँ जानती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ, माँ जो हूँ। दिल के हाथों मजबूर। जब तक एक बार तुम्हें घर खैरियत से न देख लूँ सुकून कहाँ आता है, वो इसका सच चुमती मोहब्बत से बोली। रीडर्स, यहाँ पे मैं आप एक करेक्शन करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि ये नावल पुलिस हीरो बेस्ड है, तो ये नावल पुलिस हीरोइन बेस्ड है। नावल्स को कंटिन्यू करते हैं। वो इसका सर चूमती मोहब्बत से बोली तो वो इनके हाथ थाम कर अपने होंठों से लगा गई। देख लिया ना, अब मैं आ गई हूँ। अब जाकर आराम करें, सुबह बात करेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ और खाना भी खा चुकी हूँ। वो इसकी बात सुनती सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई, और वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी, और कुछ ही देर में इसे अपना होश तक ना रहा। सुबह इसके कमरे से ना निकलने पर जन्नत बेगम फाइक को कॉलेज भेजती। इसके कमरे में आई तो वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। वो हवास भागता होकर कमरे से बाहर निकली डॉक्टर को फ़ोन करने। फिक्र ना करें, मैंने मेडिसिन दे दी है, कुछ देर तक ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो, और ध्यान रहे इनकी बैंडेज चेंज करवा लीजिएगा। डॉक्टर ने हिदायत देती जा चुकी थी और जन्नत बेगम गुमसुम सी इसके सरहाने बैठी से देख रही थी। ये आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? वक्त देखा है क्या हुआ है आपको अपनी दवाई भी लेनी है। सफ़ीर इनको हड़बड़ी में जाता देखकर झुंझलाकर बोला। अरे वो बच्ची इतनी बीमार है, इसका पता करने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। वो नाराजगी से इससे बोलकर धीरे धीरे से जल्दी घर से निकली तो वो गुस्सा जब्त करता रह गया। बीमार, सब नाटक है, सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए, अटेंशन सीकर। यार तू क्यों खार खाता है इस लड़की से? तेरा बिगाड़ा क्या है इसने? बेबे से ही तो मिलती है वो। सैफ तासुब से सर हिलाता बोला। मुझे नहीं पसंद किसी की दखल अंदाजी, तुम्हें मालूम तो है। फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? वो बेजारी से बोलता कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर खफकी से इसकी ओर देखने लगा। इस वक्त वो वो दोनों सफ़ीर के ऑफिस में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ना चाहते हुए भी इस लड़की का जिक्र इनके बीच आ चुका था। सैफ बेबे की इसके साथ नाराजगी से भी वाकिफ था, तभी इसे बोला, हर लड़की को एक ही तराजू में ना तोला करो, सब एक जैसी नहीं होती, और अब तुम्हें अपनी ये बिला वजह की खुद साख्ता सोचों से निकल आना चाहिए।
अगर सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो। माहीन ने जो भी किया इसका सबक इसको ज़रूर मिलेगा। और बस करो यार, इसको इसका नाम भी मत लो मेरे सामने। मेरा खून खोलने लगता है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो नफरत का इजहार करता बोला तो सैफ लब भेज कर आ गया। वाहद वही इसका दोस्त था जो बिला तकल्लुफ़ इससे ये बातें कर सकता था, जो इसकी ज़िंदगी के सब पहलू से वाकिफ़ था। अभी ये बहस मजीद जारी रहती कि ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसका सेक्रेटरी था, जो इसे मिस तारा फारूक के आने का बता रहा था, जिससे इसका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। सैफ दिल जलाने वाली मानी खेज मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखने लगा। इसे नज़रअंदाज करते हुए सेक्रेटरी को भी अपने मसरूफ होने का बोलता कि वो खुद ही इसके ऑफिस में चली गई। मिस्टर सफ़ीर, डेट्स नॉट गुड। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप हैं कि मेहमान को इतना वेट करवा रहे हैं। वो मसनूई खफगी से एक अदा से अपने डाई किए गोल्डन बाल झटकते बोली। मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हारी ख़ास मेहमान आई है तो तुम इसको वक्त दो। सफ़ीर, मैं फिर मिलता हूँ। वो इसकी हालत से महफूज होता, इसके इशारों को नज़रअंदाज करता वहाँ से निकला। दरवाजे के पास पहुँचते ही इसको आंख विंक करना ना भूला, जो सफ़ीर को मज़ीद तपा गई। जी फरमाइए मिस, आपको मुझसे कोई काम था? जहाँ तक मुझे याद है तो सब बातें आपके पापा से मैं इस प्रोजेक्ट की फ़ाइनल कर चुका हूँ। मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि किसी डिस्कशन की ज़रूरत थी। वो संजीदगी और बगैर किसी लचक के बोला। तो क्या हुआ मिस्टर सफ़ीर? ज़रूरी तो नहीं हमेशा काम ही हो सकता। अब हम पार्टनर्स हैं। मेरा मतलब बिजनेस पार्टनर। वो गड़बड़ा कर वजाहत करती बोली। तो वो तब भी चुप रहा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊँ, लेकिन मैं फारिग बंदा नहीं हूँ मिस। मुझे और भी बहुत से काम है। सो नेक्स्ट टाइम पहले मेरी सेक्रेटरी से पूछ लीजिएगा। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। वो इसे मजीद कोई बोलने का मौका दिए वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा इसके लिए खोलता, जैसे इसे यहाँ से दफ़ा हो जाने का कह रहा था। वो लब भेजती इस पे बेइज्जती पर सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से तन फन करती निकली। अपने सेक्रेटरी को बुलाकर वो इस पर बर्हम होने लगा था। आइंदा ये जब भी यहाँ आए तो मुझ तक भेजने के बजाय इसे वापस चलता करना, चाहे जैसे भी करके, समझे? वो इससे दरश्ती से बोला तो वो घबरा कर जी सर बोलता वहां से निकला। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई रीबा, क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? फाइक का क्या होता? हम दोनों का सोचा है तुमने? वो रोते हुए इससे बोली। वो बेबसी से इन्हें रोता हुआ देख रही थी। फाइक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था जब इससे इसे पता चला कि इसे गोली लगी। ये हमेशा ऐसे ही करती है अम्मी। मैं अब इनसे बात नहीं करूंगा। फाइक शदीद गुस्से में रोते हुए बोलता अपने कमरे में बंद हो चुका था और वो बेबसी से इनको देख रही थी। आप जानती हैं मेरी जॉब कैसी है, फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करें। बस इसी वजह से आप लोगों की इसी हालत की वजह से नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं समझते आप लोग मुझे? वो रोते हुए चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी। अपने बाप को ये साबित कर चुकी हूँ कि मैं भी किसी बेटे से कम नहीं। जिसे साबित करना चाहती हूँ उसे मालूम तक नहीं है। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश होगा क्योंकि तुम इतनी हलकान हो रही हो रीबा। वो बेबसी से बोली। ना भी पता हो तो बहुत जल्द पता चलेगा और वो पछताएंगे। मुझे बस इसी दिन का इंतजार है इन्हें और फिर मैं इन्हें धत्कारूंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे धत्कारा था, सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की थी। और मैं सब पता करवा चुकी हूँ अम्मी। आपको मालूम नहीं, जिस औरत से उन्होंने बेटे के लिए शादी की थी वो इन्हें कोई औलाद नहीं दे सकती। वो तंजिया अंदाज में इनसे बोली तो जन्नत बेगम फक निगाहों से इसे देखने लगी। क्या बोली रही हो जीबा? तुम्हें अंदाजा भी है इस इंसान को फाइक का नहीं पता कि इसका बेटा भी है? एक बेटी के अलावा तो वो फाइक को हमसे छीन लेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रीबा, अपनी माँ पर रहम खाओ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है अपनी जिंदगी में। अब तुम में से किसी की भी जुदाई मेरी मौत का सबब बनेगी। तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे नानू ने इतना तो छोड़ा है कि हम आराम से जिंदगी गुजार सके, और तुम्हारी शादी भी मैं धूमधाम से कर सकती हूँ। वो इसके दोनों हाथों को पकड़े इल्तिजाई अंदाज में बोली। इनकी बात सुनकर वो तड़प उठी थी। नहीं अम्मी प्लीज़ ऐसा मत बोलें, ये नौकरी अब मैं नहीं छोड़ सकती। इस पेशे से मुझे बहुत मोहब्बत है। मेरी जान तो जा सकती है मगर मैं ये नौकरी किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। आप मुझसे ऐसी जिद मत करें। और रही बात फाइक की, तो इसे हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है आपसे। और वो शख्स अब इसमें इस काबिल भी नहीं कि ये सब कर सके। और रही बात मुझे गोली लगने की, तो अम्मी मौत तो सबको आनी है। इसके लिए तो बस एक बहाना ही काफ़ी है। और वो जो भी हो, मैं इस पेशे से ताल्लुक़ ना भी रखूँ तो कौन सा मौत मुझसे दूर रहेगी? आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कितनी ही माओं की गोद उजड़ने से बचाई है और ये मिशन कामयाब ठहरा। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी से नवाजा, जो मेरे बुरे से बुरे हालात में मेरी ढाल बनी। वो नम आंखों से बोलती इसे अपने सीने से लगा चुकी थी, जबकि दिल दर्द से फटा जा रहा था अपनी बच्ची की हालत देखकर। वो जानती थी कुछ मामलों में किसी की नहीं सुनने वाली थी। वक्त ने इसको हर दर्द चुपचाप सहने के साथ बहुत तलख भी बना दिया था। सबसे हंसकर मिलने वाली, अपने अंदर क्या कुछ दर्द लिए फिरती है, किसी को मालूम तक ना था। ना इसने आज तक अपनी माँ को इन बातों की हवा लगने दी थी। चलें अब सुलह हो गई हो तो मैं जाकर ज़रा अपने शहजादे को मना लूँ। इसकी नाराज़गी में बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। वो रोहानसी होती अपने कमरे से निकली।
अब जब तुम इसकी कोई बात नहीं मानोगी तो ये सब तो झेलना पड़ेगा तुम्हें, आखिर वो भी तुम्हारा भाई है। जन्नत बेगम इसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलती, इसके साथ होली। इस वक्त वो अपने कैजुअल ड्रेस में थी, अपने किसी केस की पूछताछ करती। यहाँ मॉल आई थी कि इसकी नज़र सफ़ीर पर पड़ी। वो किसी बुजुर्ग औरत का हाथ सामान पकड़े इन्हें सड़क पार करवा रहा था। इस जल्लाद का ये रूप देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। इसे देखकर इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल जाते थे। अब भी वो पुरशौक नज़रों से इसे देख रही थी। सफ़ीर शेहजाद, तुम इस दिल को भा गए हो। क्या करूं अब मैं अपने इस दिल के साथ? ये दिल आया भी तो किस पर, जिसके मुझे देखकर ही मुंह के जाविये बिगड़ जाते हैं। अब क्या होगा मेरा? वो एकदम ही दिल गिरफ्तगी से खुद से बड़बड़ाई। आज बहुत दिन बाद इसका दिल किया बेबे से खुद मिलकर आए। अपने नए केस की वजह से वो वक्त भी नहीं निकाल पा रही थी और घर भी लेट आ रही थी। अब वो अपने घर से निकली, इसका रुख सफ़ीर के घर की तरफ था। गेट खोला, देखकर वो हैरान हुई। फिर दूर यूज को ज्यादा देख वो समझ गई पास ही किसी शॉप तक गया होगा। मगर इसकी इस लापरवाही पर इसे सख्त गुस्सा आया। वो गेट बंद करती, अभी इसने अंदर कदम बढ़ाए ही थे कि गेट की बेल होने पर वो गुस्से से पलटी कि जरूर फैजो होगा। गेट खोलने पर वो इस पहले की कुछ बोलती जब इसने गेट के पास मॉडर्न सी बोल्ड ड्रेस में किसी लड़की को देख खड़े देखा। इसका मूड सख्त खराब हुआ इसे लड़की को देखकर। ये किससे मिलना है आपको? वो मुंह के जाविये बिगाड़ती इससे घूर कर बोली। तुम कौन हो और सफ़ीर के घर में क्या कर रही हो? उस मॉडर्न सी लड़की ने बैक वक्त आंखों में हैरानी और नागवारी लिए इससे पूछा। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मेरा घर है, अपने मियाँ के साथ रहती। और घर में लोग क्या करते हैं? वो आंखों को टिपटिपा कर बोलती, साथ पीछे घर के अंदर भी देख रही थी कहीं पकड़ी ना जाए। क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर, शोहर, तुम सफ़ीर की वाइफ हो? वो शौक से बोली। जी बिल्कुल, आपको कोई शक? वो नाक सुकेड़ कर बोली। वो अलग बात के अंदर पकड़ रखकर जा रही थी, कहीं वो जल्लाद यहाँ ना आ जाए। अच्छा देखिए, हमारा वक्त ज़ाया नहीं करें, हम लोगों की भी कोई प्राइवेसी है। अब संडे वाले दिन तो हम मियाँ बीवी को बख्श दिया करें। आ गई हो उठकर ऑफिस का काम लेकर, संडे को भी स्कूल नहीं। वो जल्दी से बोलती, इसके मुंह पर गेट बंद कर गई। तारा इस सलूक पर हक्का बक्का रह गई। अभी तो सफ़ीर के शादीशुदा होने के सदमे से ठीक से नहीं निकल पाई थी कि ऊपर से इतनी बेइज्जती। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट किया जैसे मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी सफ़ीर। वो गुस्से से बंद गेट को घूरते बोली और वहां से चली गई। इधर रीबा सफ़ीर के घर पर मौजूद न होने का शुक्र मनाती, बेबे से मिलती, इनके पास कुछ देर बैठती, वहां फौरन निकल आई। वो अभी सफ़ीर के सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। शहर में इस वक्त बढ़ती चोरी चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को बहुत परेशान कर दिया था। ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी ने मजीद सूरत हाल तबाह कर दी थी। मुश्किल से आए चार पैसों को भी ये इन गरीबों से छीन लेते थे। इस वक्त भी थाने में एक शोर बरपा था। एक जख्मी बूढ़ा शख्स रो रो कर इनसे मदद की अपील कर रहा था। इसकी मेहनत से कमाई जमा पूंजी तो गई, साथ ही इसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ा था, जो बचाने के चक्कर में इनकी गोलियों का निशाना बन बैठा था। वो अपने ऑफिस में बैठी किसी जरूरी केस की स्टडी कर रही थी कि इस शोर पर अपने कैबिन से बाहर आए। क्या वो इतना कुछ शोर हो रहा है? वो मखसूस अपने प्रोफेशनल भरे अंदाज में संजीदगी से बोली, मैम, डकैती की वारदात का केस आया है। और मैम, ये वही हैं जो हर बार अपने असर और रसूख से बच जाते हैं। निशानदेही भी हो चुकी है, मगर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही अंदर रह सकेंगे। कांस्टेबल की बात सुनकर इसका खून खोलने लगा था। एक नजर इस बूढ़े ज़ईफ पर डाली जो बेबसी की दास्तां बना इसकी तरफ आस से देख रहा था। रफीक, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, फौरन इसे गिरफ्तार करो। इन लोगों को शाम में, मुझे वो लोग कहाँ चाहिए ये मैं तुम्हें बताती हूँ। फौरन टीम को लेकर निकलो, देर ना हो। वो इन्हें ऑर्डर देती अटल लहजे में बोली तो वो सर हिलाकर चला गया। इस शख्स को लेकर अपने कैबिन में आई, मुलाजिम से कहकर इनके लिए पानी लाने को कहा। बाबा, आप फिक्र मत करें, आपका पैसा भी मिलेगा आपको और इनको सजा भी, कि दोबारा वो ये काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बेटी, मुझे मेरे पैसे मिल जाएं यही बहुत है। मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए बहुत पैसे हम दोनों ने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। मेरी बेटी की शादी बहुत मुश्किल से तय हुई है, रिश्ता ना मिलने की वजह इसकी बढ़ती उम्र थी। बस खैर से मुझे वो पैसे मिल जाएं बेटी, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ लाचार पर। इसके सामने हाथ जोड़ता वो ज़ईफ शख्स रो पड़ा। इनकी बात सुनती वो खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिछा चुकी थी, लेकिन इन लोगों को इबरतनाक सजा जरूर देने का पक्का इरादा कर चुकी थी, चाहे इसकी नौकरी ही क्यों ना खतरे में पड़ती। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर फारूक, ये डील आपने किस खुशी में ख़त्म की है जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था? फिर इसके सेक्रेटरी के जरिए से नोटिस मिला था और वो शदीद गुस्से में इनके ऑफिस में मौजूद था। जवाब मिस्टर फारूक की बजाय तारा की तरफ से आया, जो इनके ऑफिस में ही साइड पर पड़े सोफे पर बैठी थी। देखो मिस्टर, इतना चीखने और चलाने की जरूरत नहीं है। डील मैंने ही साइन की थी तो तोड़ भी मैं ही रही हूँ, और इसकी वजह अपनी बीवी से पूछो, जिसने मुझे बेइज्जत करके तुम्हारे घर से निकाला। तारा नखवत से भरे अंदाज में बोली। इसे इसका शादीशुदा होना ही हजम नहीं हो रहा था। व्हाट द हेल बीवी, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी कहाँ से आई?
वही जो तुम्हारे घर पर थी और खुद को तुम्हारी बीवी बोल रही थी। देखो तुम फिर से ये इल्जाम लगा रही मुझ पर। और 1 मिनट तुम मेरे घर पर क्या करने आई थी? वो झुंझलाता जब्त खोकर गुस्से में बोला। दारा एकदम गड़बड़ा गई। बिहेव मिस्टर सफीर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। जब एक बार बोल चुकी है मेरी बेटी की डील कैंसिल है तो बस बात खत्म। मैं अपनी बेटी को की कोई बात रद्द नहीं करता। सो बेहतर आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर फारूक बदतमीजी से बोले तो वो मजीद कोई बात की एक नज़र दोनों को गुस्से से घूरता चला गया। कार ड्राइव करते उस वक्त गुस्से में इसका रुख घर की जानिब था। वो गमा गुस्से से अपनी कार घर खड़ी करता वापस बाहर निकला। इसका रुख रीबा के घर की तरफ था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इस लड़की के मजाक की वजह से इसके हाथों से निकल गया था, और साथ ही इसे इस तारा से जाने क्या सुनने को मिला जिसको वो किसी खातिर में नहीं लाता था। इसकी बात सुनकर इसको अंदाजा हो चुका था ये सब किया धरा इस लड़की का ही है था। बेल बजाने पर दूसरी तरफ रीबा की अम्मी थी। वो जो बगैर देखे शदीद गुस्से में इसको सुनाने लगा था, लेकिन मिसेस जन्नत को देखकर लब भेज कर रह गया। वो मुझे मिस रीबा से मिलना था, कोई ज़रूरी काम था। बेटा वो तो इस वक्त अपने ऑफिस में होगी, घर नहीं है। जन्नत बेगम इसको अपने गेट पर और वो भी रीबा का पूछते देख हैरान होकर बोली थी। वो यकलख्त शदीद हैरान हुआ इनकी ऑफिस वाली बात सुनकर। वो तो इसे किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट समझा था। ये जॉब कब से करने लगी? क्यों, क्या हुआ, खैरियत है ना? मिसेस जन्नत इसे सोचों में गुम देखकर मुतफक्कर सी बोली। नहीं आंटी, खैरियत थी बस। क्या आप बता सकती हूँ कब तक आएगी? आज का मैं नहीं बता सकती, अक्सर तो वो रात को भी नहीं आती है। क्या, रात तक? हाँ बेटा, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो मैं इसे बता दूंगी, वो तुमसे घर आकर मिल लेगी। जी ठीक है आंटी, आपका शुक्रिया, पर बहुत वो इनका शुक्रिया अदा करते मायूस सा वहां से चला आया। बताकर भी नहीं गया क्या काम था। आजकल के बच्चे भी ना, बड़ों को तो कुछ समझते ही नहीं है। जन्नत बेगम कंधे उचका कर रह गई। वापसी घर की तरफ आते वो खुद से ही सवाल जवाब करता उलझा हुआ था। ये किस ऑफिस में काम करती है जो अपने एम्प्लॉय को रात तक बिठा कर काम लेते हैं? और आंटी कितने आराम से बता रही थी जैसे ये बेटी की नहीं बेटे की बात कर रही है। और बेटी की से रूटीन से कोई मसला ना हो। कैसी लापरवाही है, वो भी एक लड़की के मामले में। जरूर सबको धोखे में रखा होगा इसने। शक्ल से जितनी मासूम लगती है, हरकतें इसके उल्ट है। कितनी भोली माँ है। और भाई अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता। वो तलखी से सोच सका। दोपहर का वक्त था। बाजार लोगों के हजूम से पुर था। पैर धरने को जगह तक न थी। लोग अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने में जुटे हुए थे, एक दूसरे से लापरवाह मसरूफ से अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ऐसे में एक तरफ से उठता शोर इन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने में कामयाब हो गया था। लोगों की भीड़ अब आहिस्ता आहिस्ता वहां जमा होनी शुरू हो गई थी। वो सब और इस वो सब और इससे इसके पास से गुजरते लोग भी अब इस भीड़ में जमा होना शुरू हो गए थे। असल माजरा जानने के लिए कुछ लोग इश्ताल गुस्से से भरे 3 लोगों को घसीट रख कर ला रहे थे, जो इनको गालियां बकते खुद को छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। देखो, छोड़ दो हमें, नहीं तो बहुत बुरा पछताओगे। तुम जानते नहीं हमें। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम वो हरामखोर लोग हो जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मेहनत मजदूरी से कमाया जाने वाला हमारा रिस्क हलाल तुम लोगों के पेट का लुकमा बन जाता है। तुम लोगों के लूट मार डकैती की वजह से बहुत से लोग तो जिंदगी से हाथ तक धो बैठते हैं। किसी की माँ की गोद तक उजाड़ देते हो, तो किसी के सर से बाप और शोहर का साया छीन कर भी आराम से खुले आम दंदनाते फिरते हो। और रही पुलिस की बात, तो मजलूम बस इंसाफ की राह तकते तकते अगले जहां पहुंच जाता है। वो शख्स चीख चीख कर लोगों को भी इश्तियाल दिला रहा था। बाकी 3 लोग अपनी टांगों और मुक्कों से इनकी खिदमत कर रहे थे, और लोगों के हजूम जमे गफीर को बस एक चिंगारी की ही तो जरूरत होती है। जो इंसान से इसका कसूर तो बाद में पूछते हैं, पहले इसको सजा सुनाते हैं। सबकी इतना सुनने की देर थी कि वो सब गमो गुस्से से इन पर टूट पड़े। इन लोगों की चीखों पुकार हजूम में ही दबकर रह गई। वो लोग जो इनको यहाँ तक लाए थे हजूम से निकलते वहां से गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची, इन लोगों के हजूम को हटाने लगी, लेकिन इनके आने से पहले ही भड़की हुई अवाम ने इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा था। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी 2 की बाजू और टांगों की हड्डियां टूट चुकी थी कि वह सारी उम्र के लिए मजबूर हो चुके थे। मैम, अगर आपकी इस कारनामे की खबर ऊपर तक पहुंच गई ना, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। गुलाम खान परेशानी से पहुंच बोला। आपकी तो खैर है मैम, मगर मेरे घर में अकेला ही कमाने वाला हूं मैं। गुलाम खान, आप परेशान क्यों होते हैं? आपका नाम इसमें कहीं नहीं आएगा, और बेफिक्र रहें, आपके घर वालों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। मेरे होते फिक्र मत करें। अंदाज में लापरवाही थी, जैसे ये इतनी अहम बात ना हो। खैर, ये सब छोड़ें और ये बताएं, शमी की शादी हो गई थी? लड़के वाले कोई मसला तो नहीं कर रहे? वो खुश तो है ना? आपके अंदाज फिक्र लिए हुए था, जैसे बहुत अहम बात हो।
जी मैडम, आप जो मेरी बेटी की शादी पर इन लोगों की को धमकी देकर आई थी, इनकी मजाल जो वो अपनी मौत को दावत दे। शमी भी बहुत तेज है, मजाल है जो कोई बात आपसे छुपाए। मुंह बनाकर न रूठेपन से बोला तो रीबा मुस्कुरा दी। हाँ तो ठीक करती है, वो समझदार है बहुत। इस दिन वो ना बताती तो आप तो बेटी को बोझ समझते, मजीद कर्जे में डूबने की तैयारी कर रहे थे। जो फिर सारी उम्र खत्म तो ना होता, उल्टा बढ़ना था। वो तंजी अंदाज में बोली। आप अब मुझे मौजू से घुमा रही हैं मैम। मेरी जान यहाँ आधी हुई जा रही है और आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इस सब का आपकी नौकरी पर कितना बुरा बुरा असर पड़ सकता है जानती हैं आप, वो झलाते हुए बोला। अंदाज में इसके लिए फिक्र थी। गुलाम खान इसके वार्निंग देती नजरों को देखते हुए वो नाराजगी से सलाम करता वहां से चला गया। वो तासुब से सर हिलाकर रह गई। सारा प्लान इसने सेट ही इस अंदाज में किया था कि सबूत न मिलने पर इसको वही बंद कर दिया गया। थकन से चूर वो घर में दाखिल हुई। इतने दिन से वो इस केस में उलझने की वजह वो सुकून से सो भी नहीं पाई थी और ना ही इस दुश्मन जहाँ को एक नजर देख पाई थी, जिससे दिल बहुत उदास और बेचैन था। लेकिन मिसेस जन्नत के बताने पर के सफ़ीर किसी ज़रूरी काम से इससे मिलने आया था, तो वो खुशगवार हैरत में घिरी। पहले तो हैरत ज़दा सी इनको देख रही थी कि आया इसने जो सुना वो सच था। फिर सब भूल भाल कर फ्रेश होती इसके घर चल पड़ी। इस बीच वो ये तक भूल गई कि इसने क्या किया था और वो ज़रूरी काम क्या हो सकता था। बस दिल क्या तो मजबूर वो इसे देखने चल पड़ी, ये जाने बगैर कि आज के बाद वो इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम बेबे, कैसी हैं आप? वो खुशी और जोश जोश से इनके गले लग गई। बेबे इसको अपने घर देखकर बहुत खुश हुई थी। काफ़ी दिनों से इसे मिली भी नहीं थी। और तो और जब इससे इन्हें पता चला था कि ये धान पान सी लड़की पुलिस अफसर है, तब से तो वो इसको और भी पसंद करने लगी थी। दिल ही दिल में इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इसकी शादी सफ़ीर से हो, मगर वो जानती थी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सोचकर ही दिल महसूस कर रह जाती। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया है, कहाँ थी? वो मसनूई खफगी से बोली। बेबे आपको मालूम तो है मेरी जॉब कैसी है। अब क्या करूं, जैसे ही वक्त मिला फौरन से भागती आई हूँ। इनसे बोलने के साथ ही वो साथ साथ यहाँ वहाँ नजर दौड़ा रही थी। सफ़ीर जो अपने कमरे में बैठा अपनी फाइल सर में दिए परेशान बैठा था, तंग आकर कॉफ़ी पीने की नीयत से नीचे का रुख करते आया। लेकिन सामने ही इस लड़की को बेबे से बातें करता देख इसे अपनी बेइज्जती याद आई। वो तनफन करता इसके पास आया तो जो बेबे से बातें कर रही थी इसे देखकर मुस्कुराई। कैसे हैं आप मिस्टर सफ़ीर? अम्मी ने बताया आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था। वो दिल फरेब नज़रों से इसे देखती फौरन सलाम झाड़ती बोली। नज़रें एक पल के लिए भी इसके चेहरे से ना हटी थी। हाँ बहुत ज़रूरी काम था, वो संजीदगी के साथ सर्द लहजे में बोला तो इसके मुस्कुराते लब सुकड़े। बेबे इनको बातें करता छोड़ फीजू को कुछ लाने का बोलने चली गई। इनके जाते ही वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या तुमने मेरे घर आई मेरी मेहमान को खुद को मेरी बीवी कहा? रीबा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो ये बात करेगा। इसको समझ नहीं आई क्या बोले। वो खफ़त ज़दा होती शर्मिंदगी से इसे देखने लगी। क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? इल्तिजाई नज़रों से बेबे की तरफ इशारा किया तो वो इसलिए बाहर आया। मैंने महज एक शरारत की थी बस। वो शर्मिंदगी से असल बात छुपाती बोली। शरारत? तुम्हारे लिए वो एक शरारत थी? एक अबरू चुकाकर वो दांत पीस कर बोला। तो वो बेबसी से इसे देखने लगी। तुम्हें बेबे से मिलने की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं था कि तुम मुझसे रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर दो। वो दृष्टि से बोला वो दृष्टगी से बोला। वैसे तुम्हारी औकात है मेरी बीवी बनने की? तुमने क्या सोचकर खुद को मेरी बीवी साबित किया? तुम मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। इस लड़की का आपके घर आना मुझे अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया। वो इसके मजीद बोलने से पहले ही बेसाख्तगी में कह गई। इसकी बातें इसे तकलीफ से दो चार कर रही थी। मजीद बर्दाश्त की शकत बिल्कुल ख़त्म हुई तो वो सच बोल गई। वो इसके मजीद बोलने से पहले ही बेसाख्तगी में कह गई। इसकी बातें इसे तकलीफ से दो चार कर रही थी। मजीद बर्दाश्त की सकत बिल्कुल ख़त्म हुई तो वो सच बोल गई। इसकी बात सुनता हुआ ये अकलक लब भेंच गया। तुम्हारी कोई इज्जत नफ्स भी है या नहीं? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं महसूस हुई ये बात करते हुए? वो इसके नज़दीक आता नफरत ज़दा लहजे में बोला। इस की बातें सुनकर वो जिल्लत से खुद ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रही थी। इतनी नफरत, इसका कसूर ही क्या था? इससे मोहब्बत करना, शादी की पेशकश करना। ओह सॉरी, मेरी ही गलती है, मैं कैसे भूल गया। लहजा मसनूई अफसोस भरा था। तुम जैसी लड़कियों की क्या इज्जत नफ्स होगी? तुम्हारे लिए तो ये आम बात होगी है ना? इसकी साकत आंखों में देखते हुए तंज के तीर बरसाता इसके पहले से जख्मी दिल को मजीद जख्मी कर गया। तुम जैसी लड़कियां ही इज्जतदार लड़कियों की जिंदगी जहन्नम बना देती हैं। वो आंखों में नागवारी और नफरत लिए इससे बोला। जहां कहीं अमीर लड़का देखा पड़ गई पीछे। ब्लडी गोल्ड डिगर्स, वो किराए तमेज लहजे में बोलता इसे सुन छोड़े जा चुका था और वह शल खड़ी इसको जाता हुआ देखती रहेगी, आंखों में आंसू लिए। अम्मी आपी को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ बेटे? कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ ठीक से बात तक नहीं कर रही और ना ही मेरी बात का ठीक से जवाब देती हैं।
फाइक नाश्ते की टेबल पर परेशान से लहजे में जन्नत बेगम से बोला। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बल्कि वो तो एक हफ्ते से घर भी लेट आ रही है, हो सकता है किसी केस की वजह से परेशान हो। मैं पूछती हूँ, तुम परेशान ना हो और जल्दी से नाश्ता करो, नहीं तो लेट हो जाओगे। फिर वो नाराज जरूर होगी। जी, मगर आप ही से पूछिएगा ज़रूर, मुझे तो वो कुछ बताती नहीं है। बकौल इनके मैं तो अभी छोटा बच्चा हूं ना। मुंह के जाविये बिगाड़ता अपना बैग लेता वहां से निकल गया। जन्नत बेगम मुस्कुराती सर नफ़ी में हिलाकर रह गई। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक हफ्ता हो चुका था और इससे एक हफ्ते में वो बिल्कुल बदल कर रह गई थी। संजीदगी अब मुस्तकिल इसकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गई थी। गुलाम खान भी अपनी मैडम का ये रूप देखकर मुहतात रहने लगा था। बेबे कई बार इनके घर आ चुकी थी, मगर वो इनसे भी नहीं मिली थी। इसने खुद से ऐद कर लिया था वो अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। इससे खुद से नफरत होने लगी थी। कैसे वो अपनी इज्जत नफ्स को मारकर इसके आगे अपने हाथ फैला गई। ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये सब सोचकर ये सोच अब इसको सच लगने लगी थी। ऑफिस में बैठी वो फाइल्स की डिटेल देख रही थी कि इसके पर्सनल फोन पर अचानक अनचान नंबर से आती कॉल से चूकने पर मजबूर करके वो मसरूफ से अंदाज में एक हाथ से फोन कान से लगाती, अपना काम जारी रखती। बोली, हेलो। लेकिन मुकाबल की बात सुनती भड़क उठी। एक ही भाई है तुम्हारा और वो भी इतना खूबसूरत, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और बकवास बंद करो, कौन बोल रहा है। फोन में से आते अजनबी खबासत भरी आवाज पर वो खूबसूरत चेहरा लिए चीख उठी थी। आहिस्ता मैडम जी आहिस्ता, लगता है मेरी अधूरी बात ही तुम्हारा कलेजा चीर गई है। खैर मैं क्या कह रहा था कि तेरा भाई मेरे बंदों को बहुत भाग गया है। और शट अप, कौन बकवास कर रहा है, जानते नहीं पुलिस वालों को धमकी देने का अंजाम। जुबान गुद्दी से खींच लूंगी। और बे तू है कौन, फोन पर गिदड़ बनकर धमके दे रहा है, सामने आना फिर बताती हूँ। इसी का लहजा अपनाती, इसी के अंदाज में बोलती। वो मुकाबल को अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर गई। बकवास बंद कर, अपनी तो जानती नहीं मैं कौन हूँ। अपनी तो जानती नहीं मैं कौन हूँ। बहुत उछल रही है ना तो अपने ओहदे की बिना पर ये सीट छीनने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तू क्या समझती है मेरे बंदों को ऐसे मरवा कर तू बच जाएगी और किसी को पता नहीं लगेगा। मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी सजा के लिए भी तैयार रहना। खबासत भरा लहजा आखिर में भद्दे से कह के मैं बदल गया। तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। चूहे की तरह बिल में बैठकर चीखने से बेहतर है सामने आकर बात कर। और हाँ, सब मेरा किया धरा है, क्या कर लेगा तू। जैसे ही मुझे पता लगा तेरे बारे में तो तुझ समय सारे चूहों को बिल से निकाल कर यही हाल करूंगी मैं सबका। हिम्मत है तो आ सामने। एक एक लफ्ज चबाकर बोलती वो फोन बंद कर चुकी थी। जो तासरात गुस्से और करख्ती लिए हुए थे अब अचानक परेशानी में ढल चुके थे। वो फौरन से अपनी चीज समेटती पुलिस स्टेशन से बाहर भागी। से देख बाकी एहलकार भी जल्दी से पीछे आए। गुलाम खान सबके सबसे आगे था। वो अपनी मैडम के यूं अचानक जाने पर हड़बड़ा कर इसके पीछे आया। क्या हुआ मैडम, खैरियत है। नहीं गुलाम खान, बिल्कुल खैरियत नहीं है। आप जल्दी से जाएं और जाकर घर पता करें फाइक घर आ चुका है या नहीं। तब तक मैं जा इसके कॉलेज जाकर पता करती हूँ। इतना बोलती हूँ बगैर इसकी हाँ सुने वहां से निकल गई। गुलाम खान अपने साथ एक दो और लोगों को लेकर इसके घर की तरफ निकला। कॉलेज से पता करने पर मुझे मालूम हुआ कि वह आज जल्दी घर निकल चुका था। अकेडमी भी वो नहीं आया था गुलाम खान के बताने पर कि वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा, जिससे वो परेशानी से अब जगह जगह जाकर यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। मगर वक्त गुजरने के साथ ही इसके ना मिलने पर इसकी हालत भी बदतर होती जा रही थी। इसी परेशानी में दो जगह इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस बीच इसको सर पर चोट भी लग चुकी थी, जिससे खून रिश्ता रिश्ता अब खुश्क हो चुका था। मगर इससे अपनी परवाह ही कब थी। शाम के 6 बज चुके थे। वो नम आंखें लिए मायूसी की हालत में घर को निकली थी। अब गुलाम खान और कुछ और लोग फिर से निकल चुके थे फाइक को ढूंढने में। वो घर के करीब आती गाड़ी से बाहर निकली तो जन्नत बेगम गेट खोले नम आंखें लिए खड़ी थी। इसे देखकर जल्दी से इसके करीब आई, मगर इसके करीब आते इसे देखकर शौक से वहीं रुकी। रीबा, बच्ची, बच्चे, ये क्या, ये सब कैसे हुआ। वो इसका चेहरा हाथों में पकड़े से टोलती आवाज भागता होकर रोते हुए बोली। रीबा इससे पहले इन्हें कुछ बोल कहती कि इससे पहले ही 3 असला लैस लोगों से भरी गाड़ी इनके घर से कुछ फासले पर आकर रुकी। रीबा बेतासर चेहरा लिए खड़ी थी। अलबत्ता जन्नत बेगम खौफ से रीबा के करीब आती इसका हाथ पकड़ चुकी थी। बड़ी सी वाइट पुजारो पुजारो से एक आदमी बड़ी सी शाल को संभालता बाहर निकला था, जिसे देखकर रीबा बिल्कुल भी नहीं चौंकी थी, क्योंकि ये वही तो था जिसके खिलाफ इसने एक माह पहले रेड डाली थी। मगर इसका ताल्लुक सियासी शख्सियत से होने की वजह से वो फिर आजाद था। कहिए मैडम जी कैसी हैं, याद तो बहुत किया होगा मुझे आपने। सिगरेट सुलगाकर गहरा कश भरकर धुआं इसकी ओर छोड़ता वो मकरूह हंसता बोला। रीबा बेतासर चेहरे के साथ इसको देखी गई। नफासत से सट के बाल बिखरने से कई लटें बाहर निकली हुई थी। खून से आधा चेहरा अब खून खुश्क होने की वजह से अकड़ चुका था। माथे पर फैली एक दो लटें भी चिपकी हुई थी। आईब्रो पर बने गहरे जख्म से भी इसके तासुरात में कोई कमी नहीं आई थी। दूसरी तरफ सफीर ने इस दिन से रीबा को ना तो देखा था और ना ही इसे अपने घर आते देखा था। और वो हैरान जरूर हुआ था। इसे लगा था वो इसका पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, मगर यूं इसके गायब होने की वो
तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर इसे इसकी कुछ चाल समझता हुआ इग्नोर कर गया कि शायद बेबे को जवाब बनाकर फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेगी, तो वो इसे अब बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इसका गुस्सा भी अब कुछ हद तक खत्म हो गया था। जब से इसे नया प्रोजेक्ट मिला था, नहीं तो वो इतनी बड़ी नाकामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर इसे अपने चचा को दिखाना भी तो था। अपना काम वाइंड अप करते वो अब घर को निकला तो बेबे को परेशान दरवाजे पर खड़ा पाया, तो वो भी उलझन और परेशानी से कार बाहर ही पार करता निकला, मगर इनको परेशानी से एक तरफ मतवज्जो पाकर इसकी नज़र भी इनकी नज़रों के राकब में गई, तो रिबा के घर के पास 3 असला लैस गाड़ियां खड़ी देख वो परेशान होता बेबे के पास आया। बेबे, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सफ़ीर पुत्र, देख वहाँ क्या हुआ है। ये रिबा के घर के पास इतने लोग क्यों? ये तो शक्ल से ही इतने खतरनाक लग रहे हैं, और ऊपर से इनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें भी, कहीं कोई मसला ना हुआ हो। जाकर देख तो सही। वो हैं भी तने तनहा औरतें, कोई मर्द भी नहीं है इनके घर में, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वो घबराहट से हवास भागता होकर इससे बोली। बेबे, आप हाइपर ना हो, मैं देखता हूँ जाकर। आप रिलैक्स हो। इन्हें तसल्ली देता वो माथे पर बल लिए इन लोगों की तरफ आया। जरूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। मगर वहां आते ही इसके कदमों की रफ्तार को ब्रेक लगा जब इसने जख्मी सी रिबा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखा। रीबा का पुलिस यूनिफॉर्म में होना इसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो सुस्त कदमों से चलता इनके करीब आया था। क्या हुआ है, सब खैरियत है आंटी? जन्नत बेगम जो खौफजदा सी खड़ी इन लोगों को देख रही थी, सफ़ीर को देखते एक मर्द के होने का इन्हें हौसला मिला, तो वो इसकी तरफ इज्जत भरे अंदाज में इसके पास आई। बेटा, तुम ही देखो ये लोग कौन है, और फाइक भी अभी तक घर नहीं आया, ऊपर से ये लोग। पर होते हुए इससे बोली तो वो लब भेजता इनको तसल्ली देता आगे बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ, कौन है आप लोग? वो इस वडेरे के सामने आता माथे पर बल लिए इनसे बोला, तो वो वडेरा तमस्कर उड़ाती नजरों से इससे देखता रिबा की तरफ मुड़ा। ओह, तो तुम अपने चाहने वाले भी पाल रखे हैं? इंस्पेक्टर नहीं, वैसे मुझ में क्या कमी थी, इससे ज्यादा जीदार हूँ, एक बार आजमा कर तो देखो। वो कमीनगी से एक आंख विंग करता खबासत भरे लहजे में बोला। खबीस इंसान बेगैरत सफीर की बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो वो इसका गिरेबान पकड़ता इस पर झाड़ा। इसके असला लैस बॉडीगार्ड सब देखकर इस पर अपनी बंदूकें तान गए। वो गोली चलाते कि इस वडेरे के एक इशारे पर वहीं रुक गए। जवान खून हो लड़के और बहुत जोश दिखा रहे हैं, मगर तुम मुझे जानते नहीं, मेरे एक इशारे पर सारा जोश उतर जाएगा। एक नज़र अपने बॉडीगार्ड्स डालते वार्निंग दी, तुमसे मेरा हमारा कोई लेना देना नहीं, तो बीच में पड़कर अपनी मौत को दावत मत दो। वह दरस्तगी से अपना गिरेबान छुड़वाता हुआ धमकी देता बोला। रीबा जो बेतासुर चेहरे के साथ इनको देख रही थी, धीरे से आगे बढ़ती सफीर को एक हाथ से परे हटती इसके मुकाबले आई। बहुत देखे तुझ जैसे भौंकने वाले जो सिर्फ भौंक सकते हैं। एक एक लफ्ज नफरत से चबाकर बोली। ए, तो अपनी औकात मत भूल। हम्म, बकवास मत बंद कर, इसकी बात काटती हुई चिल्लाकर बोली। अकेली और समझकर तूने सोचा ये छोटी मोटी धमकियां देकर तू मुझे अपने रास्ते से हटा लेगा और जो जो चीज चाहेगा करेगा? भूल है तेरी। मुझे कमजोर समझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। तमस्कर उड़ाती मुस्कुराहट देती बोलती, खून से लथपथ चेहरा और तमस्कर उड़ाती नजरें और हंसी से वो कोई साइको लगी, जिसे शायद इसकी माँ भी अच्छे से नहीं जानती थी। सफीर तो इसका आज ये अलग रूप देखकर बोलने के कुछ काबिल ना रहा था। ये तो कोई और ही रीबा थी जिससे शायद वो आज मिल रहा था। इसके बोलने का ये तरीका सब कुछ बहुत बड़ा शौक दे गया था इसे। बहुत बड़ी गलती की तूने अपनी औकात दिखाकर। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। तो शायद मुझे अभी जानता नहीं है, लेकिन अब जान जाएगा जब यही लड़की तेरी हालत भी तेरे कुत्तों जैसी करेगी। और क्या बोला था मेरा भाई? क्यों बे, भूल गया अपने भाई को? क्या मतलब, क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? वह हड़बड़ाकर गुस्से से पागल होता अपनी गन निकालकर इसके माथे पर रख चुका था। जन्नत बेगम और सफीर सफेद पड़ती नजरों से फौरन इसकी तरफ बढ़े, मगर बीच में इनके गार्ड्स आते इन्हें वहीं रोक गए। सफीर गुस्से से अपना बाजू छुड़वाने लगा। रीबा बगैर किसी खौफ के बगैर पलट के चिपकाए से देखे गई। अचानक इस वडेरे के फोन बजने पर वो इस पर से नजरें हटाता फोन कॉल से कान से लगा गया, मगर आगे से मुकाबले की बात सुनकर वो जबड़े बेंचे गुस्से भरी नजरों से रीबा की जानिब देखे गया, जो मुस्कुराती नजरों से इसे देख रही थी। तुझे देख लूंगा मैं, तुझे ये मत समझना कि मैं डर कर यहाँ से भाग रहा हूँ। जहाँ जानती हूँ बात, जहाँ घर वालों की है तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। दोबारा मेरे घर मत आना। इस बार तो मुझे सिर्फ धमकी दी थी, तो तेरे भाई का ये हाल हुआ है। अगली बार समझ तो गए हो मेरी अधूरी बात। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली, तो वो अपनी मुठियां बेचता वहां अपने गार्ड्स को लेकर निकला। जैसे ही इसकी गाड़ी नजरों से ओझल हुई, तो फाइक गुलाम खान के पीछे बाइक पर बैठा नजर आया। पीछे ही बाकी एहलकार भी पुलिस गाड़ी लिए आ रहे थे। क्या हुआ है आप ही, आपके चेहरे? नजदीक आता परेशान फाइक अपनी बात मुकम्मल करता कि रीबा के जोरदार थप्पड़ पड़ने पर वही लड़खड़ा कर पीछे हुआ और दंग रह गया। जन्नत बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। क्या हो गया है रीबा? वो आ तो गया है, क्या ये काफी नहीं? सफीर लाभ बेंचे चुपचाप खड़ा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो आज की सूरत हाल से बहुत उलझ गया था। कहाँ थे तुम? तुम्हारी अकेडमी तो 5 बजे खत्म हो जाती है ना, तो अब तक कहाँ थे तुम? आप भी वो एक दोस्त के घर इसके साथ चला गया था, कुछ नोट चाहिए थे, मगर आंटी के रोकने पर डिनर इनके साथ ही करना पड़ा, तो इस वजह वक्त का पता नहीं चला। वह नजरें जमीन पर गाड़े बोला, तो क्या घर वालों को बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मेरी जॉब ऐसी है तो एहतियात किया करो।
क्यों मुझे सूली पर लटकाए रहते हो? तुम जानते भी हो अपना काम छोड़कर पूरे शहर की खाक छानती रही हूँ। सारा दिन तुम्हारी टेंशन में 2 दफा एक्सीडेंट हुआ है मेरा। देख रहे हो मेरी ये हालत। आप ही सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दे मुझे। वो रोते हुए इसके गले लग गया था। इसकी हालत देख फाइक डर गया था। आज इसकी वजह से इसकी आपी कैसी अजियत से गुजरी थी, सब सिर्फ इसकी लापरवाही की वजह से। रीबा जब से गहरा सांस लेती इससे पीछे हटा गई। इतनी आसानी से वो इसे माफ नहीं करने वाली थी। अम्मी आप इसे लेकर अंदर जाए, मैं आती हूँ। इसकी संजीदगी को देखे जन्नत बेगम बगैर कुछ बोले फाइक को लिए अंदर बढ़ गई। सफ़ीर खामोशी से सारी कार्रवाई देखता खड़ा था। जाने क्यों जब तक वो इससे सारी बात ना मालूम कर लेता इसे सुकून नहीं आना था। गुलाम खान, आप कुछ गार्ड्स की ड्यूटी यहाँ लगा दें और सख्त पैरा हो। मैं कुछ देर में ऑफिस आती हूँ, बाकी वहीं आकर बात होती है। इसकी बात सुनता वो सर हिलाता वहां से निकल गया। वो इसे हिदायत देती सफ़ीर की जानिब मुड़ी, जो इसी की जानिब गहरी आंख नज़रों से देख रहा था। माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए। खैर एसपी हूँ तो इतना तो अंदाजा होगा ही कि कितने दुश्मन होते हैं। कोशिश होगी आइंदा ऐसा ना हो, और आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे और मेरे घर के मामला से दूर रहें। इसमें आपकी ही भलाई है। बगैर किसी तासुर के वो दो टोक अंदाज में बोलती, आखिर में इसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली, क्या मैं जान सकता हूँ वो शख्स कौन था और यूं धमकी क्यों दे रहा था? इसकी बात को नजरअंदाज करता वो सवाल करके, इससे आपका कोई लेना देना नहीं तो बेहतर है अपना वक्त बर्बाद मत करें। बोलते ही वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी तो वो इसकी कलाई थामता इसे रोकने पर मजबूर कर गया। वो रुकी पर मुड़कर इसकी तरफ नहीं देखा। कल तो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी, अब क्या हुआ? क्या एक दिन में ही मोहब्बत का भूत उतर गया क्या? वो तंज़िया अंदाज में गुस्से से बोला। इसका यूं इग्नोर किया जाने से जाने क्यों बुरा लगा। अभी तो वो इसके एक पुलिस अफसर होने के शौक से नहीं निकल पाया था। अब यह कर क्योंकि मैं अपनी औकात अच्छे से जान गई हूँ, किसी ने बहुत अच्छे से जो दिलाई, तो अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? ये मुसीबत भी मेरी है, भूल गए? मैं भी तो मुसीबत ही हूं ना। तो अब क्यों मेरे मामलात में पढ़कर अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं? दोबारा मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत करिएगा, आखिरी बार वार्न कर रही हूँ। मत भूलिए गोल्ड डिगर हूँ, बकौल आपके, सो दूर रहे मुझसे। अपनी कलाई छोड़वाती वहां से निकल गई। वो लब भेजता अपने ही कहे अल्फाज पर पछताने लगा। इसे इससे पीछे छुड़वाने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। क्या हुआ था सफीर, सब खैरियत थी ना? बेबे इसके पीछे पीछे आती बोली, आपने मुझे क्यों कभी बताया क्यों नहीं कि रीबा एसपी ऑफिसर है? इनके सवाल के बदले सवाल पर करने पर वो झुंझला गई। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या लगे हुए? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। जब बच्ची को यहाँ देखते तो फौरन भड़क उठते थे। ऐसे में मैं क्या खाक तारुफ करवाती? वो इससे तंजिया अंदाज में बोली। उफ, एक तो सबको मुझसे मसला है। कुछ नहीं हुआ बेबे, आपकी चहेती पुलिस में है ना, तो बस इसी वजह से कुछ लोग आए थे मिलने। आप परेशान ना हो, सब ठीक है। बात गोलमोल करते हुए इन्हें मुतमिन करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल बोझल हो चुका था। आज जो कुछ हुआ, बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज गवा दी हो। इस दिन के बाद से रीबा ने घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी थी, तो फिलहाल सब ठीक था, मगर कब तक रहता ये वो नहीं जानती थी, तो इसे जल्द ही कुछ करना था। इसी वजह से वो 2 दिन घर से बाहर दूसरे शहर गई थी और अब घर लौटी थी। फाइक से 2 दिन बोलचाल बंद रहने से वो बीमार हो चुका था। इसकी नाराजगी वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो इसे माफ भी कर चुकी थी और इससे वादा भी ले चुकी थी कि आइंदा ऐसा न करने पर तो वो भी खुशी से झूम उठा था। इसे अभी इस दिन के वाक़े के मुतालिक कुछ मालूम नहीं था, ना ही रीबा ने जन्नत बेगम को बताने दिया था। वो मजीद इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। थके थके कदमों से घर में दाखिल हुई तो इसे एक मर्द के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई, तो वो उजलत भरे अंदाज में अपनी पिस्टल पकड़ते भाग कर ड्राइंग रूम में आई। सामने ही वो शख्स एक औरत के साथ बैठा, हाथ नचा नचा कर इसकी माँ पर भड़क रहा था। जन्नत बेगम सर झुकाए रो रही थी। माँ की हालत देखकर वो गुस्से से चीख उठी थी। क्या हो रहा है यहाँ और किसने अंदर आने दिया आप लोगों को? वो इनके सामने आती गुस्से से बोली तो मिर्जा साहब रीबा को यूं देखकर दंग रह गए। आंखें फटी की फटी रह गई रीबा को यूं फुल पुलिस की वर्दी में देखकर। सांस रोके वो आज इसको देख रहे थे, जिसे इसके पैदा होने पर, बेटी होने पर धत्कार दिया था। तमीज से बात करो, लड़की नजर नहीं आ रहा बाप है तुम्हारा? ऐसे बात की जाती है बाप से? मीना बेगम गुस्से से तिलमिलाकर बोली। तमीज से बात करें मुझसे, नहीं तो हवालात की सैर करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हैं कौन? किस अंदाज में आप लोग मेरी माँ से बात कर रहे थे? निकलो अभी कभी। वो दरस्तगी से बोलती इन्हें हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाने लगी। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो नागवारी से बोले, कौन सा बेटा? कोई बेटा नहीं है यहाँ आपका, चले जाए यहाँ से। और किस हक से आए हैं आप? ये जो औरत आप साथ लाए हैं, क्या ये बेटा नहीं दे सकी आपको? वो एहतसाई अंदाज में बोली। लड़की जुबान संभाल कर बात करो। क्यों करो तुम लोग? कौन सा शहद खाकर बोल रहे हो? वो सारे लिहाज भुलाए बोली। मेरी माँ को आप सिर्फ एक बेटी होने पर धक्के मारकर निकाल चुके थे घर से, सारे ताल्लुक खत्म कर चुके, तो अब किस मुंह से इसी औरत के पास आए हैं? ये औरत आपको बेटा तो क्या कोई औलाद ना दे सकी, तो अब मेरी माँ को धमकाने आ गए हैं? इसके भड़काने पर कान खोल कर सुन ले आप लोग। कल मैं और आज में
बहुत फ़र्क है। मेरी माँ कल कमज़ोर थी मगर आज इसके साथ इसकी ऐसी बेटी खड़ी है। मज़ीद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो मुझे बदला लेने पर ना उकसाएं। आपके बाप होने का भी लिहाज नहीं करूंगी। इनके नज़दीक आती सपाट लहजे में बोली। वो फक से चेहरे से इसे देखे गए जो आज से सारे हिसाब बेबाक करने पर तुली थी। इन्हें अपने खिसारे का अब एहसास होने लगा था जब वो सब कुछ अपने हाथ से गवा बैठे थे। मीना बेगम इस बेइज्जती पर बकती छिकती मिर्जा साहब को वहां से घसीट कर ले गई जो कुछ बोलने के काबिल ना रहे थे। सारा गरूर खाक हो गया था। इस दिन के बाद से सफ़ीर पर अजीब कैफियत तारी हो चुकी थी। वो जो एक औरत के अपने किरदार पर लगाए जाने वाले झूठे इल्जाम की वजह से औरत ज़ात से नफरत महसूस करने लगा था। दिल की कैफियत ने अजीब पलटा खाया था। जिस लड़की की मौजूदगी से नागवार गुजरती थी अब इसकी इसी की गैर मौजूदगी बेचैनियों झंझलाहट बन गई थी। अब जबकि वह बहुत गरूर से इसे इसकी औकात याद दिलाने आया था, अब खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है? कैसा एहसास है कि बस तुम्हारी सोचें मुझ पर हावी होती जा रही हैं? क्यों मैं तुम्हारे मुतालिक अलग अंदाज में सोचने पर खुद को बेबस सा महसूस कर रहा हूँ? अब जबकि तुम मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करोगी, मेरा ये दिल तुम्हें ही देखने का तलबगार है। आह, काश मैं तुमसे वो सब न कहता। बालों को दोनों हाथों से नोचता वो पागल होने लगा था। इससे पछतावा होने लगा था। अब नहीं, मैं कोशिश करूंगा सब ठीक करने की, लेकिन क्या वो मान जाएगी? खुद से बुड़बुड़ाते वो खुद से ही सवाल जवाब करने लगा था। तुम वाकई दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तुम्हें भी फारिया जैसा समझ बैठा। बेबे, बेबे से कहता हूँ, वो जरूर मेरी बात मानेंगी। कुछ सोचते वो फौरन कमरे से निकला था। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे फिक्र है आप लोगों की। एक बार ये सारा मामला सेटअप होने दे, सेट होने दे, कुछ वक्त गुजरने दे। मैं वापस बुला लूंगी आप दोनों को। हम दोनों तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे चले जाएं? कुछ अकल है कि नहीं? माँ हूँ तुम्हारी और पूरा हक रखती हूँ फैसला लेने का। वो सख्ती से बोलती रुख मोड़कर बैठ गई। बिल्कुल आप ही, मैं भी अम्मी के साथ हूँ। मैं भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर यहाँ से। आप लोग क्यों नहीं समझते मुझे? यहाँ खतरा है आप दोनों को। मैं ये केस भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी। वो बेबसी से बोली। तो ठीक है, मेरी भी शर्त है, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं, फिर जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। इसकी रंगत फाक हुई इसकी इनकी बात सुनकर। ये बात सुनकर वो साकत रह गई। खुद को नॉर्मल करती वो बोलने के काबिल हुई। अब ये शादी कहाँ से आई? और अम्मी, शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जो मैं फिलहाल बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारी लड़कियां अपनी नौकरी और घर साथ साथ लेकर चल रही हैं और बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम भी कर लोगी सब कुछ। वो इसके तरह ज़्यादा रद्द करती दो टोक बोली। और ये लड़का कहाँ से लाएंगे इतने अर्जेंट बेस पर जिसकी फैमिली और वो मुझे इस हाल में कबूल कर ले? वो तो मुझ पर छोड़ दो, एक लड़के का रिश्ता आया है और मैं इस पर संजीदगी से गौर कर रही थी। अब तुम हाँ करो तो मैं आज भी तुम्हारा निकाह करके चली जाऊँ। वो इत्मीनान से सारा प्लान बताती से शॉक कर गई। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो? और आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम कौन सा फारिग होती हो पिछले 2 हफ्तों से? तो घर भी मुश्किल से टिकती हो और लड़के को तो तुम जानती हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सफ़ीर शहजाद की बात कर रही हूँ। बेबे लाई थी रिश्ता और सच बोलूँ तो मैंने हाँ कर दी थी। क्या? आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? यकलक थी गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। अपना रद्द किया जाना याद आया तो वो फट पड़ी। मैं इस शख्स से शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है और जिससे मर्जी कर दें। क्यों, सफ़ीर में क्या मसला है जो तुम इतना भड़क रही हो? और मेरी नज़र में इतना काबिल एतमाद कोई नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र तो नहीं होगी वहाँ। बस मैं बोल चुकी। तो ठीक है, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो वहाँ से बोलती चली गई। रीबा बेबस सी अपना सर पकड़े वहाँ सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। और इस दिन वो अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर हुई। जब इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर पर फायरिंग हुई, वो तो शुक्र अम्मी और फाइक घर पर नहीं थे तो बचत हो गई, नहीं तो आगे का सोचकर ही इसकी रूह काम गई। थोड़ी देर पहले ही मौलवी साहब इसके कमरे से गए थे। वो आज खुद को बहुत मजबूर और बेबसा महसूस कर रही थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो अपनी बेबसी और किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर देने पर रो दी। और दूसरी तरफ सफ़ीर मुतमिन और खुश था। इसने सोच लिया था वो अपनी मोहब्बत और अतमाद से इसका दिल जीत लेगा। जो बुरा सलूक वो इसके साथ कर चुका था वो इसकी भरपाई करने की मुकम्मल कोशिश करेगा। बेबे तो अलग ही खुश थी। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इसकी ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। सब लोगों को फारिग करने के बाद वो इस वक्त जन्नत बेगम की लाउंज में ही बैठे थे। फाइक खुश होने के साथ परेशान भी था। जाने अब इसे कितनी देर के लिए अपनी आपी से दूर रहना था। एक तरफ वो खुश था, इसकी आपी कहीं दूर नहीं जाने वाली थी, इनके करीबी थी। जन्नत, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। हम रीबा का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये मेरी बेटी ही है। तुमने इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी तो मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? बेबे फटता जज्बात से मखलूब होकर बोली। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे आप लोगों पर भरोसा था तभी तो आपको दी है अपनी बेटी। बस ये तो इतनी दूर जाने के लिए उदास हूँ, पता नहीं कब वापसी होगी हमारी। वंदम आंखों से बोली। आंटियाँ बेफिक्र होकर जाएं।
अब से रीबा मेरी जिम्मेदारी है, सब मुझ पर छोड़ दें। इनके हाथ पकड़कर दबाता तसल्ली अमेज़ लहजे में बोला। जन्नत बेगम इसके सर पर हाथ रखती सुगराइत से मुस्कुरा दी। अम्मी आप लोग फिक्र ना करें, जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आप दोनों को वापस बुलवा लूंगी। मेरी मजबूरी समझिए आप लोग भी। इस वक्त वो और सफ़ीर इन लोगों को एयरपोर्ट पर रवाना करने आए थे। वो जन्नत बेगम और फाइक को कुछ वक्त के लिए कनाडा अपने किसी दूर के जानने वालों के पास भेज रही थी। जानती और समझती भी हूँ, तब भी तो दिल पर पत्थर रखकर यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ कर यूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, इसके गले लगती हुई नम आंखों से बोली। इन लोगों को रवाना करते वो वापस लौट आए। वापसी का सफर सारा खामोशी से गुजरा। सफ़ीर बहुत कुछ कहने के बावजूद इसके सर तासुरात देखता खामोशी रही ही रहा। रुखसती भी जन्नत बेगम इसके साथ ही कर चुकी थी कि वक्त की कमी, कुछ मजबूरी की बिना पर वो ये करने पर मजबूर थी। नहीं तो अपनी बेटी की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। घर दाखिल होते ही इन्हें बेबे लाउंज में ही मिल गई। इनसे मिलती वो फौरन से कमरे की ओर बढ़ गई जिसमें वो आज सुबह ही रुखसत होकर आई थी। कुछ सामान तो इसका पहले आ चुका था। अब भी वो अपना यूनिफॉर्म लेती बाथरूम में चली गई। सफ़ीर जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था इसी यूनिफॉर्म में तैयार देख दंग रह गया। खुद को कुछ बोलने के काबिल करता वो झिझकते इसके करीब आया। क्या इस वक्त जाना बहुत ज़रूरी है? बदले में खामोशी रही और अपना काम जारी रखा तो सफ़ीर का सवाल ख़त्म हुआ। वो इसको कोनी से पकड़े गुस्से में इसका रुख अपनी जान मोड़ता फट पड़ा। क्या पूछ रहा हूँ मैं, खामोश क्यों हो तुम? क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? अपना बाजू छुड़वाती बोली। और तुम्हें मालूम ही होगा पुलिस की नौकरी में कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई बिजनेस जॉब नहीं है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। बोलते वो कमरे से निकलती चली गई। जवाब में वो इसे बस घूर कर रह गया। बेबसी से अपना सर हाथों में थामता वो बेड पर ढह गया। क्या करूं, कैसे तुम्हें मनाऊं? कैसे मानोगी तुम? आने वाले दिनों में वो बेहद मसरूफ हो चुकी थी कि इसे कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इधर सफ़ीर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था इसके और अपने दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की, मगर वो थी कि हाथ ही नहीं आ रही थी। रीबा की लगातार कोशिशों से आखिरकार वो इस शख्स को सजा दिलवाने में कामयाब हुई थी। इसके खिलाफ और भी बहुत से केस चले थे जो कि इसके लिए मददगार साबित हुए, लेकिन इस बीच वो खुद को जख्मी करवा बैठी थी। इस वडेरे को सपोर्ट करने वालों को खुद की पड़ गई थी कि कहीं वो भी ना फंस जाए। इसलिए रीबा को रास्ते से हटाने के लिए इस पर कातलाना हमला करवा दिया जिसमें वो बाल बाल बची थी, मगर जख्म काफ़ी गहरे आए थे। लेकिन इसने जन्नत बेगम और फाइक को हवा तक न लगने दी और बेबे को भी मना कर दिया। वो इन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। बेबे तो इसका सदका देती नहीं थक रही थी। हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ पढ़कर इस पर फूंकती रहती और सफ़ीर वो तो इसके पहलू से लगकर बैठ गया था। अभी दोनों ने अपनी लाइफ शुरू भी नहीं की थी और ये सब वो इसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। और रिबा चिढ़ जाती इसके इस अंदाज पर। वो उलझन का शिकार होती, इसे देख कर रह जाती। जो इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, इसका ये रूप इसे हजम नहीं हो रहा था। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या कर रहा हूँ मैं? वो जानकर भी अनजान बनता मासूमियत से बोला। वो झुंझला कर रह गई। जैसे तुम तो जानते नहीं हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो तल्खी से बोली। इसे मजीद तंग करने का इरादा करता हुआ इसके सराहने बैठा तो वो पीछे सरक गई। गहरी सांस भरकर रह गया। क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ़ नहीं कर सकती? मैं अच्छे से जानता हूँ सब मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं भी क्या करता? एक लड़की का डसा हुआ था। सब औरतों पर से मेरा एतबार उठ गया था। मैं सबको एक तराजू से नापने लगा था। रीबा तो इसकी लड़की वाली बात सुनती चौंक उठी और सांस रोके इसे देखे गई। क्या मतलब? वो धड़कते दिल से बोली। ये तुम इतनी पीली क्यों हो रही हो? वो अपनी बात भूलता फिक्रमंदी से बोला। इसका परेशान चेहरा देखता वो बात की तह तक पहुंच गया। ओ गॉड रीबा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो। इसकी बात सुनती वो कुछ मुतमिन हुई। वो मुस्कुरा कर रह गया था। ये लड़की मेरे पेरेंट्स से कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। मेरे पेरेंट्स से कार एक्सीडेंट में चल बसे। इस वक्त मैं मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुआ कि यह हादसा पेश आया। मैं इकलौता बेटा था। इस सब का बहुत बुरा असर हुआ था मुझ पर। अगर बेबे ना होती तो जाने मेरा क्या बनता। वो दिल गिरफ्तगी से बोला। रिबा इसे नर्म आंखों से देख रही थी। खैर मेरे पापा और दो भाई थे। मैं अपने तायाबू के साथ रहने लगा। वो अच्छे ना सही लेकिन बुरे भी नहीं थे। बस अपने काम से काम रखने वाले बिजनेस में को बढ़ाने के चक्कर में मसरूफ थे। इनके दो ही बच्चे थे, फारिया और छोटा आजर। इस सब की वजह फारिया थी मेरी कज़न। मैंने इसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। जाने मेरे किस अमल से वो मेरी तरफ राग़िब हुई। ताई के लाड प्यार ने इसे बगाड़ कर रख दिया था। तायाबू तो अपने बिजनेस के चक्कर में कुछ खास ध्यान भी नहीं देते थे। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, बकौल इसकी शादी करना चाहती थी। मेरे बहुत आराम से इसे समझाने पर भी वो ना समझी। मेरी तरफ से मुसलसल नाकामी पर एक दिन मेरे ही कमरे में आकर वो मेरे किरदार पर इल्ज़ाम तराशी करने लगी कि मैं इसकी इज्जत ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। ताई सब जानते हुए भी खामोश रही। तायाबू बगैर मामले की छानबीन किए मुझ पर पल पड़े। तब जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते जो अगर इनका छोटा बेटा हाजिर ना बोल पड़ता।
इस दिन फारिया इसकी मेरे कमरे में मौजूदगी से बेखबर थी। सब सच जानने के बाद वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और फारिया को अपनाने के लिए इल्तिजा करने लगे, मगर मैंने साफ मना कर दिया। तो वो भी अपनी जोन में आ गए कि मुझे इस घर से जाना होगा और इस आसाइश के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे मजबूर करने लगे। मगर मैं इस दिन सब छोड़कर चला आया, बेबे को साथ लिए। अपने बिजनेस को इस हद तक कामयाब करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ताकि इन्हें दिखा सकूं कि मैं अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता था, और किया भी। बस यही हादसा मुझे ऐसा बना गया कि तुम भी इसकी जद में आ गई। मेरी ये आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसके हाथ थामता वो मुतानत से बोला, तुम सच में सबसे अलग हो, सब लड़कियों से मुख्तलिफ, कि मेरे इस दिल को अपने लिए नरम करती चली गई। मोहब्बत तो नहीं कह सकता हुई थी, मगर अब लगता है वो भी हो गई है तुमसे, जब से तुम मेरे निकाह में आए हो। इसकी बात सुनती वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लग पड़ी। तो वो बुखला गया। देखो रिबा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम जब चाहे मुझे माफ़ कर देना, बस मुझसे अलग मत होना प्लीज़। और मैं, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, वो इसके गले लगती से जोर से खुद में बेच गई। सफ़ीर साकत होता स्टिल हुआ। इसे यकीन नहीं हो रहा था। इसके इर्द गिर्द हसार बांधता हुआ दिल से मुस्कुराया था। रीबा झिझक कर अलग होने लगी तो सफ़ीर ने हसार मजीद तंग कर दिया। छोड़े मुझे सफ़ीर, दर्द हो रहा है। वो शर्म से अपनी हरकत सुर्ख पड़ती अपनी हरकत पर पछताने लगी तो फौरन इसे अपना हसार कमज़ोर कर गया, मगर अलग नहीं हुआ। बहुत तंग किया तुमने मुझे, और ये अचानक तुमसे आप इसे क्या समझो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला। वो काम गई इसके हसार में। इससे वाजे और क्या जवाब होगा मेरा। वो शर्म से सुर्ख पड़ती बोली, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है रीबा। वो इसका माथा चूमते मोहब्बत से बोला। रीबा सूदगी से आंखें बंद करती इसकी कुर्बत को महसूस करने लगी। आखिरकार इसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी, तो वो क्यों अपनी हना का परचम बुलंद रखती, जब खुशियां खुद इसके दरवाजे पर मौजूद दस्तक दे रही थी। ख़त्म शुद। तो रीडर्स, ये नावल भी इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको ये नावल भी पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि नावल आपको ये कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले से। और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट नावल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।